अगला दिन सुबह का वक्त, पेरिस, फ्रांस। दरवाजा नोक होने की आवाज से अनन्या की आंखें खुली। अनन्या नींद में ही दरवाजा खोलते हुए बोली, कौन है? बोलते हुए उसकी नजर सामने खड़े नमन पर गई जो अपने हाथ में कॉफी मग लिए खड़ा था। नमन को देखकर अनन्या को याद आया कि वो इंडिया में नहीं बल्कि पेरिस में है। नमन अंदर आते हुए बोला, प्रिंसेस, पता है न आज बहुत जरूरी काम है तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और इससे आगे वो कुछ बोलता अनन्या चिढ़ते हुए बोली, पता है मुझे आज कोर्ट जाना है। तभी अभिषेक अंदर आते हुए बोले, प्रिंसेस, कोर्ट जाने से पहले हमें पार्टी में जाना है। बोलते हुए उसने अपनी पीछे खड़ी मैट को स्टैंड वही रखने का इशारा किया जिसमें बहुत सारे ड्रेसेस लगी हुई थी। वो मेड स्टैंड वही रखकर वहां से चली गई। अनन्या उस कपड़ों के स्टैंड को देखकर बोली, यह सब क्या है? अभिषेक उससे बोला, प्रिंसेस, बताया तो हमें कोर्ट जाने से पहले एक पार्टी अटेंड करनी है तो यह सब उसी के लिए। इसमें से जो तुम्हें अच्छी लगी वो पहनकर तैयार हो जाओ। हम तुम्हारा नीचे ही वेट कर रहे हैं। ये सुनकर अनन्या ने बिना कुछ कहे बस एक गहरी सांस ली और फिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ गई। और वही उसके जाने के बाद अभिषेक नमन को भी अपने साथ ले गया। थोड़ी देर बाद अनन्या तैयार होकर नीचे आई। इस वक्त नमन और अभिराज पार्टी को लेकर ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अनन्या को देखा तो वो चुप हो गए। नमन अनन्या को देखकर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले, नजर न लगे किसी की। अनन्या ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की एंकल लेंथ फ्रॉक टाइप ड्रेस पहनी थी जो बैकलेस थी और बालों का बन बनाया था जिसमें वो बिल्कुल सिंड्रेला लग रही थी। अनन्या उनके पास आकर धीरे से बोली, चले? नमन उसकी बात का जवाब बिना दिए ही बोले, ब्रेकफास्ट किया? इस पर अनन्या ने बस हम में ही जवाब दिया। और फिर वो तीनों वहां से वेन्यू प्लेस के लिए निकल गए। उनके आगे पीछे गार्ड्स की दो दो गाड़ी थी। आज बाकी दिनों से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे। वही दूसरी तरफ इंडिया कॉलेज में आज कृतिका का मूड कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि 2 दिन से अनन्या कॉलेज नहीं आई थी, जिसके बारे में उसने ऋषभ से भी पूछ लिया था और उसने उससे साफ साफ बोला था कि अनन्या एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं आएगी। लेकिन क्यों ये रीजन न ऋषभ ने बताया था और न ही उसको पता था। इसलिए उसने सोचा था कि आज कॉलेज के बाद वो खुद ऋषभ के विला जाकर अनन्या से मिलेगी। उसे अनन्या की बहुत याद आ रही थी। और दूसरी वजह उसके अपसेट होने की वो उसके बैक टू बैक लेक्चर थे। वही दूसरी तरफ कार्तिक का भी यही हाल था। उसका आज ऐसे ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसे पता था कि अनन्या उसके बड़े पापा और छोटे पापा के साथ फ्रांस में है। फिर भी उसका अनन्या के पास जाने के बाद से घर पर भी मन नहीं लग रहा था। और घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके घर पर भी सब लोग बस ऐसे ही उदास थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही रेसेस हुआ, कृतिका अपने क्लास से निकलकर कॉरिडोर में होते हुए जा रही थी कि तभी अचानक से उसको धक्का सा लगा और वो किसी के ऊपर जा गिरी। कृतिका ने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे फील हुआ कि वह फ्लोर के बजाय किसी के ऊपर है तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कृतिका ने आंखें खोलकर अपने सामने एक हैंडसम चेहरा देखा जिसके चार्म में वह कुछ देर के लिए खो गई। तभी अचानक उसके कानों में किसी की कड़क आवाज आई। वो यह थी कि तुम फिर से। कृतिका यह सुनकर होश में आई और गुस्से में बोली, तुम क्या मेरा पीछा करते हो जो हर कहीं टपक पड़ते हो? कार्तिक उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, पागल हो क्या? कुछ भी बकवास मत करो और हटो मेरे ऊपर से। कृतिका भी उसी टोन में बोली, हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम्हारे ऊपर गिरने का। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। बोलते हुए कृतिका जैसे ही उठने को हुई वो फिर से कार्तिक के सीने सजा लगी। वह दोनों इस वक्त कॉरिडोर में फ्लोर पर एक दूसरे के बेहद करीब गिरे हुए थे। कृतिका इस वक्त कार्तिक के ऊपर थी, लेकिन शुक्र था कि उस कॉरिडोर में ज्यादा कोई आता जाता नहीं था, वरना उनकी इस सिचुएशन को पूरे कॉलेज में वायरल करने से कोई नहीं रोक सकता था। कृतिका बार बार उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार नाकाम हो रही थी और कार्तिक को भी हेल्प नहीं करने दे रही थी। उसके काफी बार ट्राई करने के बाद कार्तिक ने चिढ़कर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया और उसे वैसे ही लेकर बैठ गया। इन सब में कृतिका कार्तिक के और क्लोज हो गई थी, इतनी कि वो दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर फील कर सकते थे और एक दूसरे की स्मेल को भी इनहेल कर सकते थे। कृतिका इस वक्त कार्तिक की लैब पर बैठी थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी कार्तिक का फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज से वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उन दोनों के लिए ही यह सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए कृतिका बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। और वही कार्तिक कॉल अटेंड करके बात करने लगा। वही पेरिस, फ्रांस में एक बड़े से 7 स्टार होटल के सामने बहुत सी कार्स आकर रुकी। तभी 2 गार्ड्स ने आकर बीच में खड़ी कार के दोनों साइड के दरवाजे खोले, जिसमें से अनन्या, नमन और अभिषेक बाहर आए। अनन्या अभिषेक और नमन दोनों के बीच में चल रही थी। वो तीनों अंदर आए। अंदर का माहौल देखकर कोई भी कह सकता था कि वहां पार्टी चल रही थी, जो कि आधी हो चुकी थी। वो तीनों जैसे ही अंदर एंटर हुए सबकी नजर उन पर ही जम गई। अंदर बहुत सारे लोग थे जो सब माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड थे, जिन सबसे अनन्या को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रहा था, लेकिन वह किसी को देख नहीं रही थी। वो तीनों एक जगह जाकर जैसे ही खड़े हुए एक एजेड आदमी जिसने पोनी टेल की हुई थी वह उनके पास आकर बोला, हेलो मिस्टर एंड मिस रायचंद। बोलकर उसने अभिषेक और नमन से बारी बारी हैंडशेक किया और फिर उसने जैसे ही अनन्या से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी अभिषेक बीच में ही उसका हाथ पकड़कर बोला, हेलो मिस्टर जॉन, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभिषेक की यह हरकत देखकर जॉन अपने गुस्से को कंट्रोल कर फेक स्माइल के साथ बोला, मी टू। बोलकर वह एक नजर अनन्या को देखकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अनन्या नमन के साथ एक जगह खड़ी थी और वही अभिषेक किसी माफिया लीडर से बात करने में बिजी था। अब तक काफी लोगों ने अनन्या से बात करने की कोशिश कर ली थी, लेकिन बार बार नमन या अभिषेक बीच में आकर उससे बाकी लोगों से बात करने के लिए रोक रहे थे।
और ऐसे माहौल में अनन्या भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार वो कोई पार्टी अटेंड कर रही थी, वो भी ऐसी माफिया की, जहां उसे बहुत अजीब लग रहा था। और वह किसी से बात भी नहीं कर रही थी, यहां तक कि अभिषेक और नमन से भी। अभी पार्टी ऐसी चल ही रही थी कि तभी फिर एक बार सबकी नजर एंट्रेंस पर जम गई। पेरिस, फ्रांस में पार्टी वेन्यू पर अभी पार्टी चल ही रही थी कि एक बार फिर सबकी नजर एंट्रेंस की तरफ चली गई, जहां से ऋषभ अपने पर्सनल असिस्टेंट कपिल के साथ एंटर हो रहा था। अब तक जो अटेंशन अनन्या को मिल रही थी, अब वो सब ऋषभ को मिलने लगी थी। तभी मिस्टर जॉन ऋषभ के पास आकर उसका वेलकम करते हुए बोले, वेलकम टू पार्टी किंग। ऋषभ एविल स्माइल करते हुए बोला, सिर्फ पार्टी के लिए? मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए वो बस चुप होकर रह गए। वही ऋषभ एक नजर जॉन को देखकर डेविल स्माइल करते हुए सबको इग्नोर करके आगे बढ़ गया। ऋषभ सबको इग्नोर करके आगे चल रहा था, इवन अनन्या को भी। वही अनन्या जैसे ही ऋषभ को देखा, वह खुद को बिना कंट्रोल किए ऋषभ की तरफ बढ़ने लगी। अभिषेक ने जैसे ही अनन्या की इस हरकत को नोटिस किया, उसने जल्दी से आगे आकर अनन्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अनन्या ने एक नजर अपने हाथ को देखा और फिर ऋषभ को देखते हुए धीरे से बोली, छोड़ो, मुझे उसके पास जाना है। बोलते हुए वह बस लगातार ऋषभ को देख रही थी, जो किसी माफिया लीडर से बात कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं उसका ध्यान भी अनन्या की हरकतों पर था, जिससे उसके फेस पर एक डेविल स्माइल बनी हुई थी। वही अनन्या अपना हाथ लगातार छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे। बोलते हुए अब तक उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अभिषेक धीरे मगर थोड़े गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या प्रिंसेस? तुम अच्छे से देख सकती हो कि यह माफिया वर्ल्ड की पार्टी है। तुम यहां खड़े हर शख्स की जरूरत हो। बस यह लोग मौके की तलाश में है और तुम हमसे दूर जाकर सबको वो मौका देना चाहती हो। अनन्या थोड़ी कंफ्यूजन से बोली, क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों किसी के पास जाऊंगी? मैं बस ऋषभ के पास जाऊंगी। उसकी इस बात पर एक बार फिर अभिषेक को गुस्सा आने लगा था। तभी नमन बीच में ही नर्म लहजे से बोला, प्रिंसेस, बच्चा, हम तुम्हें कहीं जाने से रोक नहीं रहे हैं, ओके? बस अभी तुम यह समझो कि यहां हम बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सबसे। अनन्या एकदम से बोली, हाँ तो वह भी तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट ही करता है ना? अभिषेक गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोले, प्रिंसेस, जिसके पास तुम जाने की बात कर रही हो, वह उस दुनिया का किंग है, जिसके बारे में सुनकर भी तुम्हारी रूह कांपेगी। अनन्या को नमन और अभिषेक की बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। बस उसे इतना समझ आ रहा था कि वह लोग उसे वहां के अजीब लोगों से प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऋषभ से मिलने से रोक रहे थे, लेकिन क्यों? वह नहीं समझ पा रही थी। और वही जहां वह अब तक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, ऋषभ के आ जाने से वह अब थोड़ा रिलीफ फील करने लगी थी। अनन्या एक बार फिर से खुद का हाथ छुड़ाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। बोलकर जैसे ही उसने दोबारा उस जगह देखा जहां अभी थोड़ी देर पहले ऋषभ खड़ा था, वहां अब वह नहीं था। वही अभिषेक की पकड़ भी अब अनन्या के हाथ पर ढीली हो गई थी। अनन्या ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर एक बार फिर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, लेकिन ऋषभ उसे कहीं नहीं दिखा। अनन्या जैसे ही ऋषभ को देखने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी, तभी नमन एकदम से उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, प्रिंसेस, यह जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए अभी बस तुम हमारे साथ रहो और आई प्रॉमिस कोर्ट जाने के बाद मैं तुम्हें खुद ऋषभ से मिलवाऊंगा, लेकिन प्लीज अभी नहीं। अनन्या उसकी बात सुनकर रुक गई और एकदम से बोली, जब आपको पता है कि यह जगह मेरे लिए सेफ नहीं, तो मुझे यहां लेकर क्यों आए हैं? साइन चाहिए थे ना? तो फिर सीधे कोर्ट चलते। यहां क्यों लेकर आए? नमन ने इसके जवाब में बस यही कहा, तुम नहीं समझोगी प्रिंसेस, बस यह जान लो, इट्स इंपॉर्टेंट। अनन्या यह सुनकर बस चुप रह गई। वहीं दूसरी तरफ इसी होटल के लगभग 45वें फ्लोर के एक कमरे में ऋषभ एक सिंगल सोफे पर राजा की तरह बैठा था और उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। उसके बराबर में ही कपिल खड़ा हुआ था और सामने एक और सोफे पर वेपन डीलर मिस्टर नेल्सन बैठा हुआ था और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था। ऋषभ के सामने इस वक्त टेबल पर कई सारे बंदूकें रखी थी, जिसमें छोटी बड़ी हर तरह की बंदूक थी। तभी ऋषभ उसमें से एक गन उठाकर चेक करते हुए बोला, आई वन्ना चेक इट? उसकी बात मिस्टर नेल्सन जल्दी से बोला, शो शो। उसके इतना बोलते ही ऋषभ ने गन का बरियर नेल्सन के माथे के बीचों बीच रख दिया। इसी के साथ नेल्सन की हालत खराब होने लगी थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। नेल्सन डर से घबराते हुए बोला कि किंग, यह आप क्या कर रहे हैं? ऋषभ ने एकदम से वह गन उसके माथे से हटाकर ठीक उसके पीछे खड़े उसी के एक बॉडीगार्ड को शूट कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ था, वहां पर खड़े किसी भी शख्स को कुछ समझ ही नहीं आया। खुद को सही सलामत पाकर नेल्सन ने जल्दी से अपनी आंखें खोली, जो उसने थोड़ी देर पहले अपनी मौत के डर से बंद कर ली थी। नेल्सन पीछे मुड़कर धीरे से बोला, बच गया। ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए बोला, अभी कहा? अभी तो बस शुरुआत है। तुम्हारी गन्स मुझे पसंद आई इसलिए बच गए, लेकिन अगर तुमने किसी और के साथ वेपन डील करने की कोशिश की तो कहीं के नहीं बचोगे, एंड आई मीन इट। बोलकर वह कपिल को कुछ इशारा करके वहां से निकल गया। वही उसके जाते ही नेल्सन ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसने ऋषभ के बारे में कई लोगों से सुना था कि वह जीती जगती मौत है, और आज उसने अपनी मौत को इतनी करीब से देख भी लिया था। वहीं नीचे 5th फ्लोर पर जहां पार्टी चल रही थी, सब लोग अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उसमें से कुछ लोगों की नजर अभी भी अनन्या पर थी, जो अभी नमन के साथ खड़ी थी, जिसमें से ही इथान लाचलान और अरुण चोपड़ा भी थे। वह लोग कैसी भी करके अनन्या के अकेले होने के मौके की तलाश में थे, लेकिन नमन और अभिषेक उनको यह मौका दे ही नहीं रहे थे। सब एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी पूरे फ्लोर की लाइट चली गई, जिससे हर तरफ बस अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आई, सबने जल्दी से उस तरफ देखा जहां अभी थोड़ी देर पहले अनन्या खड़ी थी, लेकिन वह अब वहां नहीं थी और उसके साथ नमन और अभिषेक भी गायब थे। वही यह सब देखकर जॉन गुस्से में बोला, वह ब्लडी अभिषेक क्वीन को ले गया। बोलकर वह भी अपनी गन लेकर वहां से निकल गया और अब तक वहां खड़े हर शख्स को जो अनन्या के लिए यहां आया था,
उन सबको इस बात का अंदाजा हो गया था और वो लोग भी अपनी गन्स लेकर जॉन के पीछे चले गए थे। वही अभिषेक इस वक्त ड्राइव कर रहा था और पीछे सीट पर नमन अनन्या को अपने साथ लिए बैठा था। और उनके आगे पीछे उनके गार्ड्स की भी कार थी जो कि रोड पर बहुत स्पीड से चल रही थी। और अभिषेक के कार के पीछे थोड़ी दूरी पर जॉन की कार थी और उसके पीछे कुछ और कार्स आ रही थी जिनसे लगातार फायरिंग हो रही थी, जिसमें से कुछ आपस में और ज्यादातर अभिषेक की कार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि उनके पास अनन्या थी और सबको वही चाहिए थी। अभिषेक भी ड्राइव करते हुए और नमन भी शूट कर रहे थे और खुद को बुलेट से बचा भी रहे थे। इन सब में अनन्या की हालत खराब होने लगी थी लेकिन वह खुद को बस कंट्रोल किए हुए बैठी थी। कुछ देर बाद अभिषेक की कार पेरिस के हाई कोर्ट के सामने आकर रुकी, लेकिन लगातार फायरिंग होने की वजह से उस कार की अभिषेक और नमन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और अभिषेक के जो बॉडीगार्ड्स की कार्स उनके आगे पीछे चल रही थी अब वह भी नहीं थी। वही अभिषेक और नमन जल्दी से कार से उतरे और अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। अंदर आते ही अभिषेक नमन और अनन्या को एक जगह छोड़कर बोला, मुझे पहले उस वकील से मिलना होगा जिसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स है। बोलकर वह वहां से चला गया। वही कुछ देर बाद एक पियून नमन के पास आकर बोला, सर आपको सर अंदर बुला रहे हैं। उसकी बात सुन नमन जैसे ही अनन्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाने को हुआ वह पियून जल्दी से बोला, इन्हें नहीं, सिर्फ आपको अंदर भेजने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलकर वह पियून जल्दी से वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद नमन ने अनन्या को देखकर अपने मन में सोचा, मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूं। ये गवर्नमेंट प्लेस है, यहां प्रिंसेस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सोचते हुए वह अनन्या को देख रहा था। वही अनन्या उसे ऐसा देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नमन एकदम से बोला, कुछ नहीं बस ऐसे ही। और हाँ मैं जा रहा हूं, तुम यही रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अंदर आ सकती हो। उसकी बात पर अनन्या ने बस सर हिला दिया। वही नमन एक नजर उसे देखकर वहां से अंदर चला गया। उसके जाने के कुछ पल बाद ही अनन्या को प्यास लगने लगी। वह किसी पियून या वर्कर के आने का वेट कर रही थी लेकिन वहां कोई आया ही नहीं। तभी वही पियून फिर से अनन्या के पास आया। उसको अपने पास आते देख अनन्या एकदम से खड़ी होकर बोली, भैया कैन यू प्लीज गिव मी सम वाटर? पियून एकदम से बोला, सॉरी एमएम, लेकिन अभी मैं बिजी हूं, और फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ इशारा करके बोला, यह सर को देनी है। अनन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप मुझे वाटर कूलर का बता दीजिए, मैं खुद ले लूंगी। उसकी बात सुन पियून एक तरफ इशारा करके बोला, वो उस साइड से जाकर आगे से लेफ्ट है। अनन्या उसे थैंक यू बोलकर बिना कुछ सोचे उस तरफ बढ़ गई। वही उसको जाते देख पियून एविल स्माइल करते हुए धीरे से बोला, काम हो गया, बोलकर वह वहां से चला गया। वही आज इतना सब होने के बाद अनन्या जैसे जैसे उस तरफ बढ़ रही थी उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और आगे धीरे धीरे वहां सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, जिससे अनन्या को अजीब तो लग रहा था लेकिन वह अपनी प्यास के चक्कर में सारे ख्यालों झटक कर आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद अनन्या वाटर कूलर के सामने थी। वह पानी पीकर जैसे ही मुड़ी किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। अनन्या की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और फिर वह चिल्लाकर किसी आवाज देने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह जा रही थी क्योंकि किसी ने बहुत टाइटली उसके मुंह को रुमाल से ढक रखा था। वही अनन्या लगातार अपने हाथ पैर हिलाकर छूटने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी क्योंकि वो कोई एक गूंज नहीं था बल्कि 5 से 6 गूंज थे जिनके सामने नजुक सी अनन्या अकेली थी। ऐसा नहीं था कि उसे फाइटिंग नहीं आती थी, उसे गन शूटिंग के साथ साथ ऋषभ ने उसे फाइटिंग भी सिखाई थी, लेकिन अनन्या के हाथ और मुंह दोनों बंधे हुए थे और पैरों से वह डिफेंस कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह जानबूझकर उनका यूज नहीं कर रही थी और उन्हें ऐसे दिखा रही थी कि वह सच में उनसे छूटना चाहती है। तभी किसी के पैरों की आहट उन गूंज के कानों में पड़ी। इसी के साथ वह गूंज अनन्या को लेकर वही एक तरफ छुप गए। अनन्या की आंखों पर पट्टी नहीं थी इसलिए वह अपने सामने खड़ी लेडी को देख सकती थी जो शायद वहां पानी पीने ही आई थी। अनन्या उस लेडी से हेल्प मांगने के लिए बार बार उसे कुछ ऐसे इशारे देने की कोशिश कर रही थी जिससे उसे पता चल जाए। और जैसे ही उन गूंज ने अनन्या की इस हरकत को नोटिस किया, उनमें से एक ने अपने एक साथी को कुछ इशारा किया। इसी के साथ उस गुंडे ने उस पानी पीने आई हुई लेडी को भी इंजेक्ट करके बेहोश कर दिया और फिर वह लोग अनन्या को वहां से ले गए। वही दूसरी तरफ नमन जब वापस आया तो उसे अनन्या वहां कहीं नहीं दिखी, जिससे वह काफी परेशान हो गया था और लगातार अनन्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वही जब अभिषेक वकील से बात करके अनन्या को लेने आया तो उसे नमन और अनन्या कहीं नहीं दिखे। अभिषेक नमन को कॉल करने लगा, लेकिन नमन कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह डर था कि वह अभिषेक को क्या बोलेगा कि अनन्या कहां गई। वह उसे उसकी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया था। वही नमन के कॉल पिक न करने से अभिषेक को भी अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी। तभी वह वकील जो अभिषेक का ही हायर किया हुआ था वह बोला, मिस्टर रायचंद, आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी तो मिस अनन्या की फॉर्मल डिटेल्स फॉर्म भी सबमिट करना है, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभिषेक एक बार फिर नमन को कॉल करते हुए बोला, आई अंडरस्टैंड मिस्टर जैक्सन, बट मिस्टर जैक्सन अभिषेक की परेशानी को भांपते हुए बीच में ही बोले, ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप जल्दी से सोल्व कीजिए, कॉस हमारे पास बस 1 घंटा ही है सब करने के लिए, अगर टाइम रहता नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा यू नो वेरी वेल। बोलकर वह अभिषेक के कंधे पर हल्का सा टेप करके वहां से चले गए। वही अभिषेक अब तक कम से कम 10 बार नमन को कॉल कर चुका था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था, जिससे अभिषेक का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उसने एक गहरी सांस लेकर एक आखिरी बार कॉल की, लेकिन इस बार नमन ने कॉल रिसीव कर ली। उसके कॉल पिक करते ही अभिषेक ने गुस्से में जैसे ही उसे सुनना स्टार्ट किया तो दूसरी तरफ की बात सुन उसकी आगे की बात मुंह में ही रह गई। बस उसके मुंह से गुस्से में यकायक यही निकला, व्हाट द हेल, यह जरूर उस ऋषभ के हरकत होंगी।
वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के पिछले वाले हिस्से की थोड़ी दूरी पर कुछ कार खड़ी थी, जिसके बाहर गुंडे खड़े थे, और वही एक कार के बोनेट के सामने एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में गन थी, और वह बहुत देर से बोनेट पर रखे पेपर्स पर साइन करने के लिए अनन्या को फार्स कर रहा था। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम थी क्योंकि अनन्या उसके साथ इतनी जबरदस्ती और टॉर्चर होने के बाद भी साइन करने को तैयार नहीं थी। अब उसके सामने खड़ा लड़का यानी इथान बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, और अनन्या की जिद पर अब उसका गुस्सा पीक पर आ गया था, इसलिए उसने जैसे ही गुस्से में अनन्या को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया तभी एक गन शॉट की आवाज आई। अनन्या ने इथान के हाथ उठाने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे ऐसा कुछ फील होने के बजाय गन शॉट और जानी पहचानी आवाज आई कि सोचना भी मत, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अनन्या ने अपने आंखें खोलकर सबसे पहले इथान का खून से सना हुआ हाथ देखा जिसे वह अपने दूसरे हाथ से पकड़ हुआ था। उसे ऐसे देखकर अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने अपना सर घुमाकर ऋषभ को देखा, जो बड़े टशन से खड़ा था और उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ उसकी पॉकेट में था। वह अपनी लाल आंखों से इथान को घूर रहा था। अनन्या ने जैसे ही ऋषभ को देखा उसके चेहरे पर चमक आ गई, और वह सब कुछ इग्नोर करके सीधे ऋषभ के सीने से जाकर लग गई। लेकिन उसके हाथ और मुंह अभी भी बंधे हुए थे, जिससे वह उसे हक किए हुए नहीं थी, बस ऐसे ही उसके सीने से सर टिकाए हुए थी। वही ऋषभ अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था। वही ऋषभ के शूट करने पर इथान को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से दोबारा से अनन्या पर अटैक करने के लिए जैसे ही अपनी गन उठाई, तभी ऋषभ ने उसके उस हाथ पर भी शूट कर दिया, जिससे गन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। और अब इथान के दोनों हाथ जख्मी थे और उसको बचाने के लिए उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ नहीं थे क्योंकि उनको ऋषभ के आदमियों पहले से ही निपटाने में लगे हुए थे। ऋषभ बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े लाचार इथान को देख रहा था, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अनन्या ने हल्का सा सर उठाकर ऋषभ को देखा और फिर मुड़कर इथान को एक नजर देखकर अनन्या ने जल्दी से अपना सर दोबारा से ऋषभ के सीने में छुपा लिया क्योंकि खून खराबा देखना उसके बस की बात नहीं थी। वही ऋषभ ने अपने बराबर में खड़े कपिल को कुछ इशारा करके अनन्या के मुंह और हाथ को खोलने लगा। ऋषभ का इशारा समझ तुरंत कपिल ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर इथान के हाथ पैर बांधकर उसे एक गाड़ी में ऐसे ही डाल दिया, और वह गाड़ी को वहां से ले गए। इधर ऋषभ अनन्या को अपनी गोद में उठाकर कोर्ट के मेन गेट की तरफ ले गया। कोर्ट के अंदर पहुंचते ही ऋषभ अनन्या को डायरेक्ट जज के केबिन की तरफ ले गया। ऋषभ और अनन्या अभी जज के केबिन के बाहर ही थे कि तभी एक लॉयर की नजर उन पर गई। वह मिस्टर जैक्सन था जिसे अभिषेक ने हायर किया था और जिसके पास अनन्या के केस की फुल डिटेल थी। मिस्टर जैक्सन अनन्या को अच्छे से पहचानते थे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उसे अभिषेक के साथ देखा था। मिस्टर जैक्सन जल्दी से ऋषभ के पास आकर उसे रोकते हुए बोला, हेलो सर, क्या आप मिस अनन्या के केस के लिए यहां आए हैं? उसकी बात सुन ऋषभ अजीब नजरों से उसे घूरने लगा। ऋषभ की नजरों को भांपते हुए मिस्टर जैक्सन जल्दी से बोला, वह मैं ही हूं जो मिस अनन्या का केस लीड कर रहा हूं, और जिसके लिए मुझे मिस्टर अभिषेक रायचंद ने हायर किया था। लेकिन आप कौन? ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, जिसका केस तुम लीड कर रहे हो वाइफ ही है वह मेरी। मिस्टर जैक्सन ऋषभ के इस तरह घूरने से थोड़ा घबराते हुए बोले, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह पहले मिस अनन्या आई मीन मिसेस अनन्या अकेले। ऋषभ बीच में ही सर्द आवाज में बोला, शट अप, अपने काम पर फोकस करो। यह सुनकर मिस्टर जैक्सन एक बार फिर सॉरी बोलकर उसे जज के केबिन में ले जाते हुए बोले, आइए सर, मैं आपको पेपर्स देता हूं, आप प्लीज जल्दी उस पर साइन कर दीजिएगा क्योंकि हमारे पास बस कुछ मिनट ही बचे हैं। ऋषभ बिना उसकी बात का जवाब दिए अनन्या को वैसे ही अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। कुछ देर बाद अनन्या एक टेबल के सामने बड़ी थी और उसके आगे कुछ लीगल प्रॉपर्टी पेपर्स खुले हुआ थे, जिसे पर वह बिना पढ़े बस साइन किए जा रही थी। साइन हो जाने के बाद अनन्या ने मुड़कर ऋषभ को देखा जो इस वक्त जज से कुछ डिस्कस करने में बिजी था। तभी मिस्टर जैक्सन अनन्या के पास आकर वह पेपर्स को एक बार चेक करने लगे। वही अनन्या बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे ऋषभ के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी मिस्टर जैक्सन वह पेपर्स एक फाइल में रखकर ऋषभ की तरफ एक हाथ बढ़ाकर बोले, कांग्रेचुलेशन मिस्टर कुंदरा, अब तक मिसेस हेनरी की जो प्रॉपर्टी मिसेस अनन्या के नाम थी वह अब पूरे तरीके से आपकी हो चुकी है। उसकी यह बात सुन ऋषभ ने बिना कुछ बोले उससे हैंडशेक किया और फिर जज से हैंडशेक किया। वही नमन और अभिषेक अभी भी अपने आदमियों के साथ मिलकर अनन्या को ढूंढ रहे थे, और अपने शक के मुताबिक वह कोर्ट के अंदर ही ढूंढ रहे थे क्योंकि अभिषेक को पूरा भरोसा था कि ऋषभ ही पेपर साइन कराने के लिए अनन्या को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया होगा, और वह दोनों इस वक्त कोर्ट के अंदर ही होंगे। अभिषेक अब तक लगभग हर जगह अनन्या को ढूंढ चुका था, बस एक जज के केबिन वाला कॉरिडोर बचा था और वह उसे वही ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे ऋषभ और अनन्या पर गई। उन दोनों को एक साथ देख अभिषेक की गुस्से में भौहें तन गई। वह ऋषभ के सामने आकर उसको रोकते हुए गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिंसेस को किडनैप करने की और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की? ऋषभ सरकास्टिकली बोला, ओह, तो तुम्हें अपनी प्रिंसेस की नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी की चिंता हो रही है? ऋषभ की ऐसी बातें सुन अभिषेक गुस्से में आग बबूला होते बोले, तुम्हारी तो तुम प्रिंसेस के सामने हमें नीचा दिखाना चाहते हो। वही ऋषभ कुछ बोलने या फिर एक्शन लेने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने बाजू पर किसी की पकड़ मजबूत होते हुई फील हुई। ऋषभ ने अपना सर झुकाकर अनन्या को देखा जिसने टाइटली उसकी हाथ पकड़ा हुआ था। ऋषभ एक नजर उसे देख जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ तभी अभिषेक फिर से उसके सामने आ गया। अभिषेक की ऐसी हरकतें ऋषभ को गुस्सा दिला रही थी, लेकिन अभी वह अनन्या की वजह से कुछ करना नहीं चाहता था। ऋषभ अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए अभी वैसे ही खड़ा था, तभी नमन अभिषेक के पास आकर बोला, भैया चलिए यहां से। अभिषेक गुस्से में नमन को घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इस लड़के ने जो प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए थी वह सब अपने नाम करा ली है? नमन हैरानी से बोला, भैया यह आप क्या बोल रहे हो? नमन को हैरानी प्रॉपर्टी के किसी के नाम पर हो जाने से नहीं थी बल्कि अभिषेक के बात करने के तरीके पर थी। क्या उसे अनन्या से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी की चिंता थी?
अभिषेक गुस्से में अपने दांत भींचते हुए बोले, सही कह रहा हूं मैं। बचपन से हमने ही तो प्रिंसेस को पाला पोसा और बड़ा किया है, तो उस हिसाब से प्रिंसेस की प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए है, ना कि इस 2 दिन के आए लड़के के। ऋषभ काफी देर से अभिषेक की बकवास सुन रहा था और अब उसका उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा था। गुस्से में उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी और अनन्या के सामने खुद को कंट्रोल करने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं नमन ने जब ऋषभ को ऐसे देखा और फिर अनन्या को जो किसी बच्चे की तरह ऋषभ के बाजू से लिपटी हुई थी, उसे जैसे ही कुछ मामला गर्म होते हुए नजर आया तो नमन जल्दी से अभिषेक का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए धीरे से बोला, भैया यह आप क्या कर रहे हो? इस बारे में बात करने का यह सही मौका नहीं है। अभी प्रिंसेस के सामने हम ऐसे बात नहीं कर सकते। अभिषेक गुस्से में बोला, तो क्या करूं? तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहूं? यह सुनकर नमन चुप होकर एक तरफ देखने लगा। वही अभिषेक गुस्से में फिर से ऋषभ को कुछ सुनाने के लिए जैसे ही अपना सर घुमाया तो वह लोग अब वहां नहीं थे, शायद जा चुके थे। वही नमन उस तरफ देखते ही हल्का सा मुस्कुरा दिया, शायद वह हो गया था जो वह करना चाहता था, लेकिन उसकी यह स्माइल अभिषेक नहीं देख पाया। अगर वह देख लेता तो पता नहीं गुस्से में वह नमन के साथ क्या कर बैठता, क्योंकि आज वाकई में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही कोर्ट से बाहर रोड पर चल रही ऋषभ की कार में ऋषभ और अनन्या इस वक्त बैक सीट पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। कार में इस वक्त बिल्कुल शांति थी और कार के पार्टीशन भी ऑन थे। वही ऋषभ इस वक्त अपने टेप पर कुछ कर रहा था, तो अनन्या बार बार अपनी चोर नजरों से ऋषभ को देख रही थी, जिसके भाव आज कुछ अलग लग रहे थे। अनन्या को बहुत अजीब लग रहा था और उसे ऋषभ की हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि आज ऋषभ इतनी देर से उसके साथ था, इनफैक्ट उसने उसे बचाया भी था और फिर भी उसने कोई बात नहीं की थी। उसकी तरफ एक नजर भरकर देखा तक नहीं था। अनन्या एक नजर उसे देखकर अपना मुंह फुलाकर वापस से बाहर की तरफ देखने लगी। वही उसकी इस हरकत को ऋषभ ने नोटिस कर लिया था। ऋषभ ने एक आखिरी बार अपने टेप पर कुछ टाइप किया और फिर टेप को साइड में रखकर उसने तुरंत अनन्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि अनन्या को कुछ समझ नहीं आया और वह हैरानी से ऋषभ को देखने लगी, जो खुद उसे घूर रहा था। ऋषभ के इस तरह घूरने से अनन्या हकलाते हुए बोली, तो तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो और तुम पार्टी में भी मुझसे बात करने क्यों नहीं आए? उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना ही ऋषभ ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अनन्या फिर से उसकी आंखों में देखती हुए बोली, बोलो न क्यों नहीं आए? ऋषभ फिर से उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना उसे आंखों में ही घूरते हुए अपना सवाल करते हुए बोला, वाइफी तुम डिफेंस क्यों नहीं कर रही थी? मैंने तुम्हें फाइटिंग कोई शौक के लिए नहीं सिखाई थी, तब भी बिना डिफेंस के उन गूंज के साथ जाने की कोई खास वजह? ऋषभ का सवाल सुन अनन्या एकदम चुप हो गई, क्योंकि वह सही तो कह रहा था। अनन्या चाहती तो उन गुंडों से खुद को बचा सकती थी, आफ्टर ऑल ऋषभ ने खुद उसे फाइटिंग करना सिखाया था। ऋषभ एक बार फिर से उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए धीरे मगर गुस्से में बोला, क्यों वाइफी? लेकिन इस बार भी अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस सर झुकाए ऐसे ही ऋषभ की गोद में बैठी थी और अब तक ऋषभ के ऐसे बिहेवियर से उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। ऋषभ फिर से चिल्लाते हुए बोला, आंसर मी डैम इट। अब अनन्या से और कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए वह रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती थी। यह सुन एक बार फिर कार में शांति छा गई। अनन्या फिर से सिसकते हुए बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे बचाने आओ और मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैंने पार्टी में भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने तो एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। इनफैक्ट जब बड़े पापा मुझे पार्टी वेन्यू से ले जा रहे थे तब तुम भी वही थे, तब भी तुमने मुझे नहीं रोका और मैंने देखा था कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की 2 कार जो हमारी कार के साथ चल रही थी, वह भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही भेजी थी, लेकिन तुमने खुद मुझसे बात नहीं की। क्यों नहीं की? बोलते हुए अब तक उसका फेस पूरा आंसुओं से भीग चुका था और वह जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि काफी देर से उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब उससे नहीं हो पा रहा था। और जितना वह अपने पास्ट में जानकर हर्ट थी, उससे कई ज्यादा कहीं न कहीं वह ऋषभ के इग्नोर करने से हर्ट थी, जो ऋषभ को भी अच्छे से समझ आ रहा था। इसलिए उसने बिना कुछ बोले अनन्या को अपने सीने से लगा लिया और एक हाथ से उसकी कमर और दूसरे हाथ से उसके बाल सहलाने लगा। वही अनन्या ने भी किसी बच्चे की तरह ऋषभ को हक कर लिया और अपना सर उसके सीने से टीका कर रोते हुए बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद अनन्या ने अपना सर उठाकर अपनी आंसू भरी निगाहों से ऋषभ को देखा। तभी ऋषभ ने उसके माथे पर किस कर लिया। उसकी इस हरकत पर अनन्या ने की खुद ब खुद आंखें बंद हो गई और उसके फेस पर अनजाने में ही पूरे 2 दिन बाद एक छोटी सी मुस्कान तैर गई और वह फिर से अपना पूरा फेस ऋषभ की गर्दन में छुपाकर बैठ गई। वही 2 दिन से हो रहे इतने ड्रामे और खासकर आज के ड्रामे के बाद अनन्या को अब जाकर ऋषभ की बाहों में सुकून मिल रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अनन्या की आंखों लग गई। वही जब ऋषभ को अपनी गर्दन पर अनन्या की ठहरी हुई सांसें फील हुई तो उसने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार फिर चेक किया, जिसकी कलाइयों पर रेड निशान थे, शायद टाइट रुमाल बंधने से। अनन्या के हाथ देखकर एक बार फिर ऋषभ का चेहरा सर्द हो गया, जबकि उसने वह निशान अनन्या के हाथ से रुमाल खोलते वक्त देख लिए थे, लेकिन जितनी बार उसकी नजर उस पर जा रही थी ऋषभ के फेस एक्सप्रेशन उतनी बार बिगड़ रहे थे। ऋषभ अनन्या के कलाई को देखते हुए सर्द आवाज में धीरे से बोला, अपने लिए और मुसीबत बढ़ा ली तुमने इथान लाचलान। बोलते हुए गुस्सा उसके फेस पर साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषभ की कार उसके पेरिस वाले विला की रडार में आकर रुकी, जिस पर बोर्ड लेटर में ईशान्य विला लिखा हुआ था। ऋषभ सोती हुई अनन्या को वैसे ही अपनी बाहों में उठाकर अंदर अपने बेडरूम में ले गया। बेडरूम में ले जाकर ऋषभ ने अनन्या को धीरे से लेटाया ताकि उसकी नींद न खुले, लेकिन ऋषभ जैसे ही उसे लेटाकर जाने को हुआ तभी अनन्या के उसकी आस्तीन पकड़ ली और अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, प्लीज नहीं। उसकी बात सुन ऋषभ बिना कुछ कहे अपने शूज उतारकर वही उसके पास लेट गया। उसके लेटते ही अनन्या ने कसकर उसे हक कर लिया और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वह दोनों कब नींद के आगोश में चले गए पता ही नहीं चला।
शाम का वक्त, पेरिस में। अनन्या की धीरे धीरे आंख खुली। उसने जैसे ही अपनी नजर कमरे हर तरफ दौड़ाई तो वह एकदम से उठकर बैठ गई। आपने आपको एक अनजान जगह पाकर अनन्या की बची कुची नींद भी फुर हो गई। अनन्या जल्दी से बेड से खड़े होकर धीरे से बोली, कहीं मैं फिर से तो किडनैप नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट टाइम तो मैं ऋषभ के ही साथ थी। लेकिन यह गया कहाँ? बोलकर वह इधर उधर ऋषभ को देखने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर गई। उसको देखते ही अनन्या उस फोटो को करीब से देखने उसके पास गई। उस फोटो में दो बच्चे एक सोफे पर बैठे हुए थे, जिसमें से एक 9 साल का लड़का और एक 4 साल की लड़की, और उनमें से जो लड़की थी उसके हाथ में डॉल थी और उस लड़के ने अपने हाथ में उस बच्ची की फ्रॉक पकड़ी हुई थी। वह दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे थे। वही उन बच्चों की फोटो देख अनन्या को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह उसे ऐसे ही देखकर आगे बढ़ गई। लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ी उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखे एक और फोटो फ्रेम पर गई, जो किसी और की नहीं बल्कि ऋषभ की थी, जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहा था और वह पिक उसकी कुछ सालों पहले की ही थी, इसलिए अनन्या ने उसे पहचान लिया। अनन्या उस फोटो फ्रेम पर अपनी उंगलियां फिराते हुए धीरे से बोली, यह कितना हैंडसम है। बोलकर वह मुस्कुराने लगी। अनन्या उस फोटो फ्रेम को वहीं रखकर आगे बढ़ गई और फिर धीरे धीरे उसने पूरा रूम एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन उनका यह रूम ऋषभ के मुंबई वाले विला के जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं था। कुछ देर बाद उसने पूरा रूम छान लिया था और इसी बीच अनन्या को बाथरूम और क्लोजेट का भी पता चल गया था। और अनन्या ने उसमें रखे अपने सामान को भी देख लिया था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वह अपने कपड़े लेकर शावर लेने बाथरूम में चली गई, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पार्टी ड्रेस ही पहनी हुई थी। वही शहर से दूर एक काली कोठरी में ऋषभ इस वक्त एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और उसके एक हाथ हंटर था। उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। वह इस वक्त अपनी सर्द निगाहों से अपने सामने चैन से बंधे इथान को घूर रहा था, जो अधमरी हालत में जंजीरों से बंधा हुआ था, और उसे देखकर लग रहा था कि उसे काफी बेरहमी से टॉर्चर किया गया है। ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, लास्ट बार आई एम टेलिंग यू कि अगर मेरी वाइफी को किसी इंसान ने जरा सी भी खरोच देने की कोशिश की तो मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा। और तूने तो मेरी वाइफी को डायरेक्ट किडनैप ही कर लिया और उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, तो तू सोच मैं तेरा क्या करूंगा। बोलते हुए उसकी आंखों में अनन्या के लिए पागलपन और जुनून साफ देखा जा सकता था, और वही इथान की आंखों में डर की झलक जो वह दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि आखिरकार वह भी एक रशियन माफिया था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अपनी मौत का डर साफ देखा जा सकता था, और अब इथान को भी अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वह तो बस इंडिया अपने मकसद को पूरा करने गया था, लेकिन वहां जाकर वह अलग ही जाल में फंस गया था। खैर, अब उसका पछताकर भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ऋषभ नाम की मौत जो उसके सामने बैठी थी। इथान अपनी दर्द भरी आवाज में जैसे ही कुछ कहने को हुआ, ऋषभ ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े हंटर से उस पर वार किया, जिससे उस काली कोठरी में एक बार फिर से दर्द भरी चीख गूंज उठी, जो बहुत देर से गूंज रही थी। कुछ देर ऐसे ही इथान को टॉर्चर करने के बाद ऋषभ अपने हाथ साफ करते हुए कपिल से बोला, इसको इंडिया भेजो, और हाँ, याद रहे मरना नहीं चाहिए। बोलकर वह अपनी कार लेकर वहां से अपने रिश्निया विला के लिए निकल गया। विला पहुंचते ही ऋषभ एक मैड से अनन्या के बारे में पूछकर कि उसने खाना खाया है कि नहीं, अपने स्टडी रूम में चला गया। रात का वक्त। अनन्या इस वक्त बेड पर बैठी हुई दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़कर बुरी तरह से रो रही थी। तभी रूम का गेट खोलकर ऋषभ अंदर आया। अनन्या को ऐसे रोते देख ऋषभ जल्दी से अनन्या के पास जाकर बोला, व्हाट द हेल वाइफी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? ऋषभ के इतने सवाल पूछने पर अनन्या अपने पेट और पैर की तरफ इशारा करके अपनी आंसू भरी निगाहों से ऋषभ को देखकर बोली, दर्द हो रहा है। बोलते हुए वह किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। वही उसकी बात सुन ऋषभ बिना कुछ बोले नीचे चला गया। कुछ देर बाद ऋषभ अपने हाथ में एक ट्रे लेकर रूम में एंटर हुआ, जिसमें हॉट कॉफी और कुछ डार्क चॉकलेट थी। ऋषभ ने वह ट्रे वही साइड टेबल पर रखकर उसमें से कॉफी मग उठाकर अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या मग पकड़कर सवालिया नजरों से ऋषभ को देखने लगी। उसे ऐसे देखते देख ऋषभ ने आंखों से ही उसे वह पीने का इशारा किया। कॉफी खत्म होने के बाद ऋषभ उससे मग लेते हुए बोला, अब कैसा है दर्द? अनन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, थोड़ा थोड़ा है। ऋषभ उसकी तरफ डार्क चॉकलेट बढ़ाते हुए बोला, यह खा लो, फिर यह थोड़ा थोड़ा भी नहीं रहेगा। अनन्या ने बिना कुछ बोले वह चॉकलेट ले ली और उसे खाने लगी। थोड़ी और चॉकलेट खाने के बाद जब अनन्या को थोड़ा हल्का फील हुआ तो वह ऋषभ से बोली, तुम्हें कैसे पता कि यह सब खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी? तुम क्या कोई डॉक्टर हो? नहीं, वह तो। ऋषभ उसे अच्छे से लेटाते हुए बीच में ही बोला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बस मुझे पता है कि पीरियड्स में यह सब खाने से थोड़ा रिलीफ फील होता है। अनन्या हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बोली, पीरियड्स? तुम्हें कैसे पता इस बारे में? मैंने तो कभी नहीं बताया तुम्हें तो। ऋषभ हल्का सा हंसकर बोला, फिर भी मुझे तुम्हारी डेट पता है, कॉस मैंने बोला था न कि मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहती है तो। अनन्या थोड़ा शर्माती हुई बोली, पर ऋषभ बीच में ही उसके फोरहेड पर किस करके बोला, पर वर कुछ नहीं वाइफी डॉट जस्ट स्लीप। अगला दिन सुबह का वक्त, पेरिस में। अनन्या की नींद जैसे ही खुली तो उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और हमेशा की तरह उसे ऋषभ रूम में नहीं दिखा। और फिर जब कुछ देर बाद वह रेडी होकर नीचे आई तब उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे ऋषभ पर चली गई, जो इस वक्त अपने काम में लगा हुआ था। उसे देखते हुए अनन्या धीरे से बोली, यह कितना काम करता है, जब देखो बस काम में ही लगा रहता है, कभी स्टडी रूम में तो कभी। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी ऋषभ की नजर खुद उस पर चली गई। उसे ऐसे खुद को देखते ही अनन्या बिल्कुल चुप हो गई। वही ऋषभ को उसकी कोई बात सुनाई नहीं दी थी, वह बस उसे ऐसे ही देख रहा था। इतने में अनन्या उसके पास पहुंचकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर खुद के पास बैठाकर उसकी बात का जवाब दिए बिना खुद ही सवाल करते हुए बोला, अब कैसा फील हो रहा है? पेन तो नहीं हो रहा है ना? अनन्या धीरे से बोली, हम।
ऋषभ एक नजर उसे देखकर बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बोलते हुए वह अनन्या का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। कुछ देर बाद एक मेड ने उनके लिए टेबल पर सारा ब्रेकफास्ट लगा दिया। ब्रेकफास्ट का एक बाइट खाकर अनन्या जैसे ही जाने को हुई, तभी ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से ही ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह कौन खाएगा, वाइफी? अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, मुझसे नहीं खाया जाएगा और मेरा मन नहीं है, इसे भी तुम खा लो प्लीज। उसकी बात सुन ऋषभ उसे घूरते हुए ऑर्डर देने के लहजे में बोला, चुप होकर खाओ वाइफी। बोलकर उसने अनन्या को फिर से चेयर पर बिठा दिया। अनन्या रोनी शक्ल बनाकर आस भरी निगाहों से ऋषभ को देखते हुए बोली, प्लीज। लेकिन वही ऋषभ के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। ऋषभ खुद से ही एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, जल्दी से फिनिश करो इसे। बोलकर उसने बिना अनन्या को मौका दिए सीधे उसे खिला दिया। वही अनन्या की आंखों में जबरदस्ती के एक दो बाइट खाने के बाद ही आंसू आ गए। ऋषभ उसे ऐसे रोते देख एकदम से स्पून नीचे रखकर बोला, व्हाट द हेल वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? बोलकर उसने अपने अंगूठे से अनन्या का आंसू साफ किया जो अब तक उसकी आंख से लुढ़क गया था। अनन्या सुबकते हुए बोली, आई डोंट नो मुझे रोना क्यों आ रहा है, बट आ रहा। ऋषभ उसे देखते हुए धीरे से बोला, इट मीन्स योर मूड स्विंग्स। कुछ पल रुककर ऋषभ फिर से बोला, वाइफी तुम्हें कुछ और चाहिए, कुछ और खाने का मन कर रहा है? अनन्या अपनी गर्दन नमे हिलाते हुए क्यूटली बोली, नहीं। यह सुनकर ऋषभ ने एक गहरी सांस ली। वही मुंबई में कुंदरा पैलेस। अमर कुंदरा इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे। उनके सामने एक एल्बम रखी हुई थी जो दिखने में काफी पुरानी लग रही थी, और शायद काफी सालों से बंद रहने से उसमें जो फोटो थे वह काफी पीले और थोड़े कोनों से मुड़ चुके थे। अमर कुंदरा ने जैसे ही उस एल्बम को खोला तो उनकी नजर उसके पहले पेज पर बड़े बड़े लेटर में वी वर टुगेदर, वी आर टुगेदर एंड वी शैल टुगेदर ऑलवेज लिखे हुए पर चली गई, जो बड़े स्टाइलिश ढंग से लिखा हुआ था। अमर कुंदरा ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उस पर हाथ फिराया। तभी किसी ने डोर नॉक किया। यूं अचानक किसी के डोर नॉक करने से अमर कुंदरा हड़बड़ा गए और उन्होंने जल्दी से वह एल्बम वही एक तरफ रखे लकड़ी बॉक्स में छुपा दी। तभी आदित्य कुंदरा अंदर आकर बोले, बाबा मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं और आप यहां हो, वह भी सुबह सुबह। अमर कुंदरा झूठ-मूठ में अपनी स्टडी टेबल पर रखे पेपर्स को ठीक करते हुए बोले, क्यों ऐसा कहा लिखा है कि सुबह सुबह कोई स्टडी रूम में आकर पढ़ नहीं सकता? आदित्य कुंदरा एक गहरी सांस लेकर बोला, बाबा मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस आपको यहां ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। चलिए। अमर कुंदरा उसकी तरफ मुड़कर बोले, अच्छा चलो जनाब। बोलकर वह दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अमर कुंदरा एकदम से बोले, बहू मैंने तुमसे ऋषभ से बात करने को कहा था अनन्या को कुछ दिन यहां रहने के बारे में, तुमने बात की? बबीता कुंदरा बोली, हाँ बाबा मेरी कल ही इस बारे में उससे बात हुई थी। वह कह रहा था कि अभी वह लोग आउट ऑफ कंट्री है तो जैसे ही वह लोग वापस आएंगे तभी वह कुछ दिन के लिए उसे अपने साथ यहां ले आएगा। उसकी बात सुन अमर कुंदरा को एक बात हिट कर गई कि अभी वह लोग आउट ऑफ कंट्री है। अमर कुंदरा एकदम से आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, आज तारीख कितनी है? आदित्य डेट बताकर न समझी से अमर से बोला, लेकिन आज आप डेट क्यों पूछ रहे हैं बाबा, कोई खास दिन आने वाला है क्या? उसकी बात सुन अमर धीरे से बोले, आने वाला नहीं है बल्कि चला गया। उन्होंने यह बात इतनी धीरे से बोली थी कि उसकी आवाज बस बराबर में बैठे आदित्य को ही आई थी। और वही कुछ पल रुककर अचानक से आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह हैरानी से अमर को देखते हुए धीरे से बोले, मतलब वह? बदले में बस अमर कुंदरा ने अपनी पलकें झपका दी। कुछ देर बाद कॉलेज में कृतिका जैसे ही अपनी कार से उतरी तभी एक और कार उसके बराबर में आकर रुकी जिसमें से खुशी बाहर निकली। कृतिका खुशी को हक करके उसे ऊपर से नीचे देखते हुए शरारती लहजे में बोली, आज तो लगता है प्रोफेसर साहब को घायल करने का इरादा है। खुशी ब्लश करते हुए उसको हल्का सा मारते हुए बोली, चुप कर बेशर्म। कृतिका वैसे ही उसे तंग करते हुए बोली, अच्छा हम करें तो बेशर्म और तुम करो तो प्यार? हा? खुशी हल्की सी मुस्कुराकर बोली, प्यार? यही तो नहीं बता सकती मैं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। मुझे लगता है कि मुझे न लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। कृतिका अपने कंधे से उसके कंधे पर हल्का सा मारकर उसे छेड़ते हुए बोली, ओ प्यार श्यार हा? मतलब मैडम को प्यार भी हो गया और बताया भी नहीं। खुशी एकदम से उदास होकर बोली, क्या बताती तुम्हें, यह बस एक तरफा मोहब्बत है। कृतिका बोली, तो कोई नहीं, हम तुम्हारी इस एक तरफा मोहब्बत को दो तरफा कर देंगे। खुशी ने समझी में उसे देखते हुए बोली, वह कैसे, कोई प्लान है क्या? कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, वह तुम हम पर छोड़ दो। तुम बस अपने प्रोफेसर साहब पर नजर रखो कि कोई तितली उनके आसपास न मंडराए। खुशी थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ बोली, मंडराकर तो देखे, पर काट दूंगी उसके। यह सुनकर कृतिका को एकदम से हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसते हुए बोली, बस बस बहन, यह पॉसेसिवनेस बात के लिए बचा कर रख। वही कोई था जो दूर से ही कृतिका को इस कदर हंसते हुए देख रहा था। उदयपुर, राजस्थान, इंडिया। रायचंद भवन। नमन और अभिषेक अब तक फ्रांस से आ चुके थे और घर पर भी सबको यह बात पता लग चुकी थी कि लास्ट टाइम प्रॉपर्टी उनके नाम न होकर ऋषभ के नाम हो चुकी है और इस वजह से अभिषेक और बाकी घरवालों का मूड भी कुछ ठीक नहीं था। अभिषेक रायचंद इस वक्त स्टडी रूम में गुस्से में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी उनके सामने चेयर पर बैठे अभिराज रायचंद बोले, हमने प्रिंसेस से यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। बोलते हुए मायूसी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी अमित रायचंद भी बोले, मुझे तो पहले से ही शक था कि जरूर कोई गड़बड़ है, वरना उस ऋषभ कुंदरा की चुंगल से प्रिंसेस को इतनी आसानी से ले आना कोई मजाक है क्या? अभिषेक गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर दोष मरने से क्या फायदा? नमन एकदम से थोड़े गुस्से में बोले, भैया आप कहना क्या चाहते हैं कि यह सब प्रिंसेस ने जानबूझकर किया है?
अभिषेक लापरवाही से बोले, और नहीं तो क्या? अगर वह चाहती तो साइन करने से मना भी तो कर सकती थी ना। नमन फिर से बोले, अगर वह साइन न करती तो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाती। और अच्छा ही है न कि वह प्रॉपर्टी किसी और के पास जाने के बजाय उसके पति यानी इस घर के। अभिषेक बीच में ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, आगे की बात बोलना तो दूर सोचना भी मत। उस 2 कौड़ी के इंसान की इस घर के जमाई कहलाने की भी औकात नहीं है। नमन धीरे से बोले, सच को झुटलाने से वह बदल नहीं जाएगा। और सच यही है कि ऋषभ अब इस घर का जमाई है। यह सुनकर अभिषेक की आंखों में खून उतर आया था। वह इससे पहले गुस्से में कुछ और कहते अभिराज रायचंद बीच में ही बोले, अब हमें यह बात यही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह सब हम प्रिंसेस के लिए ही तो कर रहे थे। अब जब वह ही खुश है तो। अभिषेक फिर से बोले, नहीं पिताश्री, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। हमें उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के बारे में फिर से कुछ सोचना चाहिए। नमन धीरे से बोले, फिर से प्रॉपर्टी? उन्होंने यह बात धीरे से बोली थी इसलिए कोई सुन नहीं पाया। वही अभिराज रायचंद अभिषेक की बात सुन फिर से बोले, क्या सोचा है तुमने? देखो, तुमने जो भी सोचा हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, अगर हमारी प्रिंसेस भी वही चाहती होगी तो। वरना हम तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा करने नहीं देंगे। बोलकर वह वहां से चले गए। वही अभिषेक के फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसके दिमाग जरूर कुछ खतरनाक चल रहा था। रात का वक्त, पेरिस। आज पूरा दिन ऋषभ ने अनन्या को पेरिस की सारी फेमस जगहों पर घुमाया था। और फिर उसके बाद शॉपिंग और डिनर भी कराया था। वह लोग सारी जगह घूमकर रात तक ही वापस आए थे। पूरा दिन घूमने की वजह से अनन्या थक गई थी इसलिए वह जल्दी ही सो गई थी। और उसके कुछ देर बाद ऋषभ भी अपना काम खत्म करके सो गया था। रात के करीब 2 बजे अनन्या की आंखों खुली। उसे आज आधी रात को ही बहुत तेज की भूख लग रही थी। और वह सब बर्दाश्त कर सकती थी सिवाय खाने के। अनन्या ने जैसे ही अपनी नींद भरी आंखें खोली तो उसकी नजरें ऋषभ के हैंडसम फेस पर चली गई जो उसके बराबर में ही उसे हक किए हुए आराम से सो रहा था। रूम में डिमलाइट होने की वजह से अनन्या उसका फेस आराम से देख सकती थी। अनन्या ने पहले तो धीरे धीरे ऋषभ का हाथ अपनी कमर से हटाया और फिर अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके चुपके से रूम से निकल गई, ताकि ऋषभ की नींद न खुले। वही अनन्या रूम से तो बाहर आ गई थी लेकिन बाहर आते ही चारों तरफ अंधेरे को देखकर अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। फिर भी अनन्या खुद को हिम्मत देते हुए जैसे तैसे स्विच के पास चली गई। और उसने एकदम से हड़बड़ी में सारे स्विच ऑन कर दिए, जिससे ऊपर के फ्लोर के कुछ लाइट्स एक साथ ऑन हो गई। थोड़ी रोशनी मिलने के बाद अनन्या को थोड़ी हिम्मत आई और वह धीरे धीरे सारी लाइट्स ऑन करते हुए नीचे किचन में पहुंच गई। वही कुछ देर बाद ऋषभ ने जैसे ही करवट ली और उसे जैसे ही थोड़ा हल्का सा फील हुआ तो वह झट से उठकर बैठ गया। ऋषभ ने बेड पर देखा तो उसे अनन्या कहीं नहीं दिखी। फिर उसने बाथरूम, बालकनी में भी चेक किया लेकिन उसके हर तरफ देखने पर भी उसे अनन्या कहीं नहीं मिली। ऋषभ अब अनन्या को ढूंढते हुए नीचे आ गया था। उसकी नजर पहले तो सारी लाइट्स पर गई जो कुछ सीक्वेंस से ऑन थी। ऋषभ वही लाइट्स फॉलो करते हुए किचन तक पहुंच गया। किचन में जाते ही ऋषभ की नजर सामने खड़े होकर ब्रेड खाती हुई अनन्या पर चली गई, जो अभी भी हल्की नींद में थी। ऋषभ अनन्या के हाथ से ब्रेड लेकर वही साइड में रखते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी? अपने हाथ से ब्रेड छीनने के बाद अनन्या अपनी अधखुली आंखों को पूरी तरह से खोलकर ऋषभ को देखते हुए बोली, तुम उठ गए? वह मुझे भूख लगी थी तो मैं। ऋषभ बीच में ही उसे वही स्लैब पर बिठाकर बोला, भूख लगी थी तो मुझे उठा देती ना वाइफी। इतनी रात को यह सूखा ब्रेड खाने की क्या जरूरत थी? बोलकर वह अनन्या के लिए कुछ बनाने लगा। अनन्या उसे कुकिंग करते हुए देखकर हैरानी से बोली, तुम्हें खाना बनाना आता है? ऋषभ फ्रीज से कुछ निकालते हुए बोला, वह तुम खाकर बताना। कुछ देर बाद ऋषभ ने पास्ते की एक प्लेट अनन्या की तरफ बढ़ा दी। अनन्या प्लेट में पास्ता देखकर अपनी चमकती हुई आंखों से बोली, पास्ता? वाओ, यह तो मेरा फेवरेट है। ऋषभ अपने दोनों हाथ स्लैब पर उसके इधर उधर टिकाकर उसे देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हारे तो सारे फास्ट फूड ही फेवरेट है। यह सुनकर अनन्या उसे घूरने लगी और फिर एक बाइट लेकर बोली, यम्मी। बोलकर वह मजे से अपना पास्ता एंजॉय करने लगी। वही ऋषभ बस उसे ऐसे ही खाते हुए देख रहा था। अगला दिन, सुबह का वक्त, मुंबई, इंडिया। माया इस वक्त अपनी जीप में थी और वह ब्लूटूथ पर ही किसी से बात करते हुए ड्राइव कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने रियर व्यू मिरर में गई। उसके जीप के पीछे से एक ट्रक आ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि शायद उसके ब्रेक फेल हो गए हैं, क्योंकि वह बस इधर उधर होते हुए ऐसे ही चल रहा था। उसे देखते ही माया अपनी जीप की स्पीड हल्के करके साइड करने लगी। तभी एक और कार सामने से आकर उसकी जीप में आ ठुकी और जो ट्रक माया की जीप के पीछे था वह एकदम से उनके बराबर से निकला। कुछ देर बाद माया उस कार वाले की खिड़की पर नोक करते हुए बोली, अबे कौन है बे, बाहर निकल। कार ड्राइवर जैसे ही बाहर आया, माया हैरानी से बोली, तुम? वही यही हाल उस कार ड्राइवर का भी था। वह भी बोला, तुम गुंडी कहीं की। माया गुस्से में विहान को घूरते हुए बोली, तुम्हें हर बार मेरी जीप से ही ठुकना होता है क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो हाईवे पर चले जाओ, वहां तुम्हें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। विहान माया को घूरते हुए बोला, शट अप। तुम देख सकती हो कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी जीप में नहीं मारी, वह तो बस उस ट्रक वाले की। माया बीच में ही बोली, यू शट अप। और गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे मेरी जीप का जो नुकसान हुआ है उसका हर जाना चाहिए। और जो कि तुम्हारी वजह से हुआ है तो भरोगे भी तुम ही, और साथ में सॉरी भी। विहान चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था लेकिन आखिरी बात सॉरी वाली सुनकर उसे गुस्सा आ गया। विहान गुस्से में अपने जेब से पैसे निकालकर माया के हाथ में थमाकर बोला, ये लो पकड़ो इसे। जितने का तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके डबल या ट्रिपल ही है। माया उसमें से कुछ पैसे निकालकर बाकी के वापस से उसके हाथ में पकड़ाते हुए बड़े एटीट्यूड से बोली, उतने ही चाहिए जितने का नुकसान हुआ है। बाकी अगर ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब को दे देना, उसका भला हो जाएगा। विहान गुस्से में वह पैसे लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, माया उसका कॉलर पकड़कर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली, सॉरी।
विहान ने एक बार अपने कॉलर पर माया के हाथ को घूर कर देखा और फिर अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोला, सॉरी, वो भी तुम्हें? नेवर एवर, बोलकर वह तिरछा मुस्कुरा दिया और माया का हाथ अपनी कॉलर से हटाने लगा। लेकिन माया पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी पकड़ विहान के कॉलर पर और मजबूत हो गई। वह दोनों ऐसे ही पोजीशन में गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी विहान का फोन बजा। विहान ने अपने दूसरे हाथ से जैसे ही अपनी पॉकेट से फोन निकालकर चेक किया तो उस पर ऋषभ नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन माया उसे नहीं देख पाई। विहान वैसे ही कॉल अटेंड करके बोला, हेलो। तभी दूसरी तरफ से ऋषभ अपनी भारी आवाज में बोला, अगले 10 मिनट्स में आके इंडस्ट्री पहुंचो। इसके आगे विहान कुछ बोलता उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। विहान अपने फोन को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, अब यह भी। माया उसके कॉलर को पकड़कर धीरे से खींचते हुए बोली, सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या बोला? सॉरी बोलो। विहान ने उसका हाथ छोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। वही माया कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। तभी विहान ने झटके से उससे अपना कॉलर छुड़ाया और कार में बैठकर बोला, तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिस माया। बोलकर वह जैसे ही माया की तरफ मुड़ा तो उसके एक्सप्रेशन देख विहान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। वही माया अभी वैसे ही बुदबनी खड़ी थी। यह सब विहान ने इतनी जल्दी किया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद विहान के कार का हॉर्न की आवाज सुनकर माया अपने होश में आई थी। वही विहान उसे एक डेविल स्माइल पास करके आगे बढ़ गया। उसे जाता देख माया धीरे से मगर गुस्से में बोली, सॉरी तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी मिस्टर विहान शेखावत, और वह भी मैं तुमसे बुलवाकर ही रहूंगी। वही कॉलेज में कृतिका इस वक्त कॉलेज के ही गार्डन में बैठी हुई थी और वह अपने सामने टहल रहे स्टूडेंट्स को देख रही थी, जो स्टूडेंट्स कम कपल ज्यादा लग रहे थे। कृतिका उन्हें देखते हुए गहरी सांस लेकर बोली, वाह, इनके भी अलग ही मजे है, पढ़ाई के साथ एंजॉय भी, और एक हम है जिन्हें लेक्चर लेने से ही टाइम नहीं मिलता। बोलकर वह हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी उसके पास में खुशी बैठते हुए बोली, तू क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रही है? तुझे भी कोई मिल गया है क्या? कृतिका एक नजर ऋषि को देखकर बोली, हमारी ऐसी किस्मत कहा, और वैसे भी इतनी किसी की औकात नहीं है कि कोई कृतिका कुंदरा को इंप्रेस कर सके। खुशी हल्का सा हंसकर बोली, अच्छा बेटा, ऐसा क्या? जब मिलेगा ना तब बताऊंगी मैं तुम्हें। कृतिका उठते हुए बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड मेरे दोस्त। बोलकर वह दोनों हंस दी। कुछ देर बाद वह दोनों अपने क्लास में वापस जा रहे थे। तभी खुशी एक तरफ इशारा करते हुए बोली, उधर क्या हुआ है? ऐसे भीड़ क्यों लगी है? कृतिका उस तरफ देखते हुए बोली, उस तरफ तो नोटिस बोर्ड है, चल चलकर देखते हैं। बोलकर वह दोनों उस तरफ चले गए। खुशी वहीं पर एक स्टूडेंट से पूछते हुए बोली, क्या हुआ है यहां? वह स्टूडेंट थोड़ी चिंतित होते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता? नोटिस लगा है कि 2 दिन बाद फ्रेशर पार्टी है, जो किसी इमरजेंसी की वजह से लास्ट मंथ कैंसिल हो गई थी। खुशी खुश होते हुए बोली, तो यह तो खुशी की बात है, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? वह स्टूडेंट उदास होते हुए बोली, अरे क्या खाक खुशी की बात है, प्रिंसिपल का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि सारे फ्रेशर्स को परफॉर्मेंस करना कंपलसरी है। अब भला 2 दिन में कोई क्या प्रिपेयर कर सकता है? उसकी बात सुन खुशी बस इतना ही बोल पाई, ओह। बोलकर उसने जैसे ही मुड़कर कृतिका को देखा तो उसके भाव ही अलग थे। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। खुशी बोली, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? भूलो मत तुम भी एक फ्रेशर हो। कृतिका एकाएक बोली, मिल गया। खुशी क्यूरोसिटी से बोली, क्या मिल गया? कौन मिल गया? कृतिका बोली, आइडिया। कैसा है वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि वह सरप्राइज है। बस इतना जान लो कि तुम्हारा एक तरफा प्यार को 2 तरफा करने का। उसकी बात सुन खुशी ने अपना नम सर हिला दिया और वह स्माइल करने लगी। रात का वक्त, चौहान मैंशन। अश्मिता इस वक्त हॉल में थी और वह अभी एक मेड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी वही टेबल पर रखा हुआ फोन रिंग हुआ। यष्टि भी इस वक्त हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रही थी। फोन रिंग होते हुए देख यष्टि चिल्लाते हुए बोली, मोम, आपका फोन बज रहा है। बोलकर उसने जैसे ही नाम चेक करने के लिए फोन उठाया तो उस एससी करके नाम फ्लैश हो रहा था। यष्टि फिर से तेज आवाज में बोली, मोम, कोई एससी का कॉल है। यह सुनते ही अश्मिता जल्दी से कॉल आंसर करने आई, लेकिन तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर बाद अश्मिता अपने रूम में उसी एससी नाम के कॉलर से बात कर रही थी। अश्मिता बोली, बोलो, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, अपडेट तो बहुत बड़ी है, हम ऐसे फोन पर सब कुछ नहीं बता सकते, उसके लिए मिलना पड़ेगा। अश्मिता जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं तुमसे मिल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं तुमसे मिली और ऋषभ को कुछ पता चला तो मेरी सीएम की सीट खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ से वह आदमी बोला, तो फिर? अश्मिता बोली, तो फिर जो भी बोलना है फोन पर ही बोलो, मैं सुन रही हूं। यह सुन वह आदमी बोला, मुझे मेरे कुछ खुफिया लोगों से पता चला है कि अभी 2 दिन पहले ही पेरिस में एक माफिया पार्टी हुई है, जिसमें सारे अंडरवर्ल्ड के लोग थे, जिसे पेरिस के ही एक माफिया डॉन मिस्टर जॉन ने ऑर्गेनाइज किया था और पार्टी का खास मकसद प्रॉपर्टी थी। अश्मिता बीच में ही बोली, प्रॉपर्टी? वह आदमी बोला, हाँ, प्रॉपर्टी, वह भी कोई आम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पेरिस की क्वीन हेनरी की प्रॉपर्टी थी, जो अनन्या रायचंद के नाम थी। अश्मिता बीच में ही बोली, अनन्या रायचंद, नाम सुना सुना लग रहा है, याद आया ऋषभ कुंद्रा की वाइफ ना? दूसरी तरफ से वह आदमी बोला, हाँ वही। कुछ देर ऐसे ही बात करते हुए उस आदमी ने अश्मिता को सारी डिटेल दे दी थी। सब कुछ सुनने के बाद अश्मिता बोली, गुड जॉब, और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो जिसे मैंने हायर किया है ऋषभ के लिए, खासकर ऋषभ कुंद्रा को। वह आदमी एकदम से बोला, श्योर एम। बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वही कॉल कट होने के बाद अश्मिता धीरे से बोली, मान गए ऋषभ कुंद्रा, एक ही इंसान के कितने चेहरे हैं। फैमिली के लिए आज्ञाकारी, होनहार बेटा, वाइफ के लिए प्रोटेक्टिव, केयरिंग, लविंग और पता नहीं क्या क्या।
वही दुनिया के लिए टॉप 10 में बेस्ट बिजनेस टाइकून। और अंडरवर्ल्ड के लिए उनका किंग डॉट और अब एक और नई परत। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि तुम कुछ भी बेवजह नहीं करते। हर बात में तुम्हारा एक मकसद होता है और जहां तक मुझे लगता है कि शादी भी तुमने अपने एक मकसद के लिए ही की है। अगला दिन सुबह का वक्त, मुंबई, इंडिया। ऋषभ और अनन्या कल की फ्लाइट से ही पेरिस से इंडिया आ गए थे और आते ही ऋषभ अपने काम में बिजी हो गया था। वही अनन्या को भी कृतिका से फ्रेशर पार्टी के बारे में पता लग गया था और वह उस पर कुछ परफॉर्म करने के लिए डेली टाइम टू टाइम कुंदरा पैलेस भी जाती थी और वही कृतिका के साथ प्रैक्टिस करती थी, लेकिन रात को वापस से ऋषभ के विला आ जाया करती थी। और इस वक्त अनन्या रेडी होकर नीचे आई। अनन्या आते ही एक मेड से बोली, ऋषभ कहाँ है, उसने ब्रेकफास्ट किया? वह मेड अपना सर झुकाकर बोली, बॉस तो सुबह ही अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए चले गए। अनन्या धीरे से बोली, चले गए? वह मेड फिर से बोली, जी मैम, मैंने आपका भी ब्रेकफास्ट लगा दिया। अनन्या धीरे से बोली, नहीं रहने दो, मेरा अभी मन नहीं है। वह मेड धीरे से बोली, सॉरी मैम, पर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वरना हमारी नौकरी जा सकती है। बॉस का आर्डर है कि आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट कराकर ही भेजे, वरना बॉस हमें छोड़गे नहीं। उसकी बात सुन अनन्या एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके ओके रिलैक्स डॉट, मैं करती हूं, बोलकर वह ब्रेकफास्ट करने लगी और फिर उसके बाद कुंदरा पैलेस के लिए निकल गई। ऐसे करते करते 2 दिन बीत चुके थे और इन 2 दिनों में अनन्या न ऋषभ को देखा था और न ही उसकी उससे कोई बात हुई थी, क्योंकि इन दोनों ऋषभ अपनी न्यू कंपनी लॉन्च करने के उसमें बिजी था, इसलिए वह रात को अनन्या के सोने के बाद आता था और सुबह को उसके उठने से पहले ही चला जाता था। अनन्या अपने फ्रेशर पार्टी के लिए परफॉर्मेंस को प्रेपर करने में बिजी थी, इसलिए उसे अजीब तो लगता था ऋषभ के साथ रहकर भी उसे न देख पाने से, लेकिन उसने अभी ज्यादा गौर नहीं किया इस बात पर। वही 2 दिन बीत गए और फ्रेशर पार्टी का दिन भी आ गया। पार्टी रात को होनी थी, इसलिए अनन्या आज थोड़ा रेस्ट करने के लिए विला ही रुक गई। दोपहर के वक्त ऋषभ की कार उसके विला के सामने आकर रुकी। ऋषभ अंदर आकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। ऋषभ गेट खोलकर जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर बेड पर लेटी अनन्या पर चली गई, जो इस वक्त आंखें बंद किए हुए लेटी थी, लेकिन अचानक गेट खुलने से उसने आंखें खोलकर ऋषभ को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। ऋषभ बिना कुछ बोले अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। अनन्या उठकर बैठते हुए बोली, आज अचानक इस वक्त घर कैसे? ऋषभ बिना उसकी तरफ देखे बोले, जरूरी फाइल लेने आया हूं। अनन्या थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तो उसके लिए किसी सर्वेंट को बोल देते, मैं दे देती। ऋषभ अभी भी अपनी फाइल को ढूंढते हुए बोला, इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही किसी के हाथ नहीं मंगा सकता था। अनन्या कुछ पल रुककर बोली, आज रात को हमारी फ्रेशर पार्टी है, तुम चलोगे न हमारे साथ पार्टी अटेंड करने? बोलते हुए उसकी बात में एक सवाल था। अब तक ऋषभ को उसकी फाइल मिल चुकी थी जिसे वह ढूंढ रहा था। ऋषभ फाइल पर अपनी नजरें जमाए हुए बोला, नहीं वाइफी, मैं फ्री नहीं हूं और वैसे भी यह पार्टी तुम फ्रेशर्स के लिए है। अनन्या थोड़ा उदास होते हुए बोली, तुम कब फ्री होगे इन सब से, मैं घर पर अकेले बोर हो जाती हूं। बोलते हुए उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि ऋषभ उसे टाइम देने के बारे में कुछ कहेगा। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, काम है वाइफी डॉट, इंपॉर्टेंट है। तुम एक काम करो, कुंदरा पैलेस बेबी डॉल कृतिका के पास चले जाओ, मैं ड्राइवर को बोलता हूं, वह तुम्हें छोड़ देगा। अनन्या धीरे से बोली, बेबी डॉल के पास? ऋषभ वह फाइल लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, बेबी डॉल मीन्स कृतिका, मैंने बताया था न, मैं उसे डॉल बुलाता हूं, और तुम अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस भी कर लेना। यह बोलकर ऋषभ वहां से चला गया। वही अनन्या को अपनी उम्मीद टूटी हुई नजर आई। अनन्या खुद से बोली, डोंट वरी अनन्या, इसे छोटी छोटी बातों पर उदास नहीं होते, और वैसे भी उसने कहा न कि वह अभी बिजी है, तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, वरना मेरे को ऐसे इग्नोर कभी नहीं करता। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वही दूसरी तरफ कपिल इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, तभी एकदम से एक लड़की उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। वह लड़की कुछ दूरी पर थी, इसलिए कपिल लगातार उसको हॉर्न मार रहा था, लेकिन वह लड़की हट ही नहीं रही थी। शायद वह जानबूझकर खड़ी थी। अब तक कपिल की कार उसके बहुत नजदीक आ गई थी, वह तब भी नहीं हटी। उसके न हटने से कपिल ने एकदम से फुल ब्रेक लगा लिए। अचानक इतनी तेजी से ब्रेक लगाने से कपिल को भी हल्का झटका सा लगा था। कपिल गुस्से में कार से उतरकर उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, पागल हो क्या? हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दे रही? बहरी हो? अगर मरने का इतना ही शौक है तो हाईवे पर चली जाओ। उसके इतना सुनाने के बाद भी वह लड़की कुछ नहीं बोली, और वही उसका पूरा फेस स्कार्फ से कवर होने की वजह से कपिल उसका फेस नहीं देख पा रहा था। उस लड़की की बस आंखें आंखें ही दिख रही थी। कपिल एक बार उसे गुस्से में घूरकर वापस से अपनी कार के पास जाने लगा। तभी वह लड़की अपनी कपकपाती आवाज में बोली, सॉरी सर। कुछ जानी पहचानी से आवाज सुनकर कपिल के कदम रुक गए। कपिल ने मुड़कर उस लड़की को देखा। उसे देखते ही कपिल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से एकाएक निकला, श्रुति। अब तक श्रुति ने अपना स्कार्फ पूरी तरह से खोल दिया था। श्रुति कुछ पल रुककर अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, सर प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। कपिल उसके हाथ नीचे करके बोला, रिलैक्स, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद वह दोनों कार में थे। कपिल ड्राइव कर रहा था और उसके बराबर में आगे श्रुति बैठी थी। कपिल ने ड्राइव करते हुए एक नजर श्रुति को देखा और फिर उसकी तरफ वाटर बोतल बढ़ाते हुए बोला, यह लो, पहले यह पियो। और फिर जब श्रुति थोड़ा शांत हुई तो सामने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों थी? और वो क्या हरकत थी? ऐसे कौन लिफ्ट मांगता है? अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो जाता? श्रुति अपने आंसू साफ कर धीरे से बोली, सॉरी। कपिल उसकी तरफ देखकर थोड़ा सख्त होकर बोला, अब यह रोना धोना बंद करो और बात बताओ, हुआ क्या है? श्रुति कुछ पल रुककर बोली, वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आज उसी के इंटरव्यू के लिए यहां आई थी।
अमन, श्रुति का 8 महीने का भाई, को साथ नहीं ला सकती थी, इसलिए उसे पास वाली आंटी के पास छोड़कर आई थी। लेकिन इंटरव्यू होने से पहले ही आंटी का फोन आ गया कि अमन की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। इसलिए जल्दी पहुंचने के चक्कर में लिफ्ट ले रही थी, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा था। तो कपिल उसकी बात पूरी करते हुए बोला, तो तुमने सोचा किसी की कार के आगे आ जाते हैं, कोई न कोई लिफ्ट दे ही देगा, राइट? श्रुति धीरे से बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कपिल बोला, ऐसा ही है। वेल, तुम अमन के लिए कोई नैनी क्यों हायर नहीं कर लेती? यह सुन श्रुति बिल्कुल चुप हो गई। तभी कपिल फिर से बोला, लो आ गया तुम्हारा अपार्टमेंट। रात का वक्त, कॉलेज में। आज कॉलेज बहुत जगमगा रहा था क्योंकि आज फ्रेशर पार्टी थी। इस बार फ्रेशर पार्टी पर पिछले साल से ज्यादा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और ऐसा लग रहा था कि यह पूरी रात चलने वाला था। फील्ड में खुले आसमान के नीचे एक तरफ बड़ा सा स्टेज बना हुआ था जिस पर सारी परफॉर्मेंस होनी थी, और उसके बराबर में एक छोटा सा चेंजिंग रूम था जिसमें सारे परफॉर्मर्स की ड्रेस थी। स्टेज के ठीक सामने बहुत सारे सोफे लगे हुए थे, जिसमें से एक तरफ कुछ स्पेशल सोफे थे जो प्रोफेसर्स के लिए थे और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स काफी अच्छे लग रहे थे। सभी लड़कों ने 3 पीस और लड़कियों ने साड़ी पहनी थी, एक दो को छोड़कर। वैसे तो ऐसी कोई खास थीम नहीं थी, सबकी अपनी चॉइस थी। जिसमें से जो लोग कंफर्टेबल नहीं थे उन्होंने कुछ और पहना था। खुशी ने ब्लैक साड़ी पहनी थी और कृतिका ने येलो फेरी गाउन और अनन्या ने रेड कलर की मिड थाई लेंथ ड्रेस पहनी थी। कार्तिक ने भी 3 पीस पहना था। कुछ देर बाद सब लोग अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, तभी कॉलेज के प्रिंसिपल ने आकर कुछ स्पीच दी और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। कुछ बच्चे सोलो परफॉर्म कर रहे थे, कुछ ग्रुप में, और सब अलग अलग ही परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कुछ सोलो डांस, कोई स्टैंड अप कॉमेडी तो कोई मूवी का शॉर्ट सीन आदि। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था पार्टी उतने ही जोरों पर थी। तभी कार्तिक की बारी आई स्टेज पर। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा। स्टेज पर क्लब लाइट्स ऑन थी और उसके बीच में एक टेबल पर कुछ शराब की बोतल और ग्लास रखे थे। तभी अचानक स्टेज की सारी लाइट ऑफ हुई। ये देखकर सब लोग धीरे धीरे बातें करने। कुछ पल बाद फिर से वह सारी लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन अब की बार टेबल के पास कार्तिक खड़ा था और उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। वह केपरी पर एक ढीली सी ब्लैक शर्ट पहन रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। इन सब में कार्तिक काफी हैंडसम और भी ज्यादा हॉट लग रहा था, और उसके कान से होता हुआ एक माइक लग रहा था। तभी एक म्यूजिक प्ले हुआ। कार्तिक का फेस नीचे था, तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और सब पर नजर डाली। इसी के साथ सब लोग हूटिंग करने लगे, खासकर लड़कियां। उस शोर में कार्तिक अपनी आंखें बंद करके फोकस करते हुए गुनगुनाया, टली होना है आज मुझे, टली होना है। घर जाने का लोड नहीं, मुझे टली होना है। यह सुन हूटिंग का शोर और ज्यादा हो गया, क्योंकि डीजे पर बस बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। लिरिक्स कार्तिक खुद गा रहा था। तभी कार्तिक अपने सामने रखी शराब की बोतल में से एक उठाकर बड़े स्टाइल से उसकी कैप हटाते हुए गुनगुनाया, ओसाकी लिकर की बोतल खोल, जिगर में स्वेग जरा सा घोल, फिर उसकी मस्ती में डोल, करना न कोई भी झोल। कार्तिक ऊपर से बोतल की शराब एक ग्लास में उड़ेलते हुए आगे की लिरिक्स गुनगुनाया, जब तक सर चकराए न तब तक प्याला भरता जा, मजा रात का आए न जब तक प्याला मेरा भरता जा। उसकी यह हरकत देख खुशी बोली, यह कहीं सच में शराब तो नहीं पी लेगा? यह सुन कृतिका धीरे से बोली, भगवान करे पी ले, मजा आ जाएगा। उसने यह बात धीरे बोली थी, इसलिए कोई सुन नहीं पाया। वही कार्तिक वह बोतल वही टेबल पर रखकर सबको देखते हुए गुनगुनाया, टली होना है आज मुझे, टली होना है। घर जाने का स्कोप नहीं, मुझे टली होना है। म्यूजिक डॉट। वही अपने भाई को गाते देख अनन्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। कार्तिक की नजर जैसे ही उस पर गई, अनन्या ने तुरंत उसे फ्लाइंग किस पास कर दी, जिससे कार्तिक के फेस पर भी स्माइल आ गई। वह वैसे ही आगे की लिरिक्स गुनगुनाया, टली 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 हम, दिखने लगी है दुनिया गोल, तू भी गोल, मैं भी गोल, एक आंख से देख सब कुछ दिखने लगेगा गोल मटोल। इन लिरिक्स को कार्तिक के साथ बाकी लड़कियां भी गुनगुना रही थी। सब लोग बस उसके साथ इस धुन में बहने लगे थे। तभी कार्तिक की नजर अनन्या से होते हुए उसके बराबर में बैठी कृतिका पर चली गई। उसे देखते हुए वह आगे गुनगुनाया, गम तो सारा धुआ हो गया, नशे में सब कुछ धुंधला हो गया, सारा मजा अब डबल हो गया, पेग भी मेरा खत्म हो गया। बोलते हुए उसकी नजर कृतिका पर थी, तभी वह एक बियर की बोतल हाथ में लेकर डांस करते हुए गुनगुनाया, टली हो गया आज मैं, टली हो गया, टली हो गया आज मैं, टली टली टली, टली हो गया यार मैं, टली हो गया, टली हो गया यार मैं, टली टली टली। म्यूजिक डॉट। उसकी इस हरकत पर सब लोग क्लेपिंग और हूटिंग करने लगे थे, और प्रोफेसर भी प्राउडली उसको देख रहे थे, क्योंकि कार्तिक की डांस स्किल्स बहुत यूनिक और मस्त थी। वही कृतिका उसे देखते हुए धीरे से बोली, बस इसकी और कमी रह गई थी। वही कार्तिक वैसे ही डांस करते हुए गुनगुनाया, टली 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 ए टली 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 हम, हाय चस्का इसका जब से लगा, सर पर चढ़कर नाच रहा, मैं तो इसमें डूब गया, बाकी सब कुछ भूल गया। कार्तिक वह बोतल लेकर थोड़ा चला, फिर वह वापस से हल्का हल्का डांस करते हुए गुनगुनाया, सुरूर ये नहीं उतरेगा, इसकी ही मधोशी में, बेहोशी में, पूरी मस्ती में ये जाम गटकता जाएगा। इस रात का नशा जो चढ़ा, ये हमेशा ही यादों में रह जाएगा। कार्तिक टेबल के पास आकर रुककर कृतिका की आंखों में देखते हुए गुनगुनाया, टली हो गया यार मैं, टली हो गया, टली हो गया यार मैं, टली हो गया, टली हो गया यार मैं, टली हो गया, टली हो गया यार मैं, टली हो गया। म्यूजिक डॉट। ये गाकर कार्तिक ने एकदम से चुप हो गया। वही सब लोग ने एकदम से हूटिंग करना स्टार्ट कर दिया और खासकर लड़कियां कार्तिक कार्तिक नाम ले लेकर चिल्लाने लगी। वही कृतिका अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, इन लड़कियों का न बस कोई मिल जाए, चाहे वह शक्ल से बंदर या कोई चिंपांजी की औलाद ही क्यों न हो। वही अब तक कार्तिक स्टेज पर से आ गया था। मुंबई कॉलेज में कार्तिक की परफॉर्मेंस के बाद कुछ और स्टूडेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर चुके थे।
और अब बारी अनन्या और कृतिका की थी। वह दोनों साथ में परफॉर्मेंस करने वाली थी, इसलिए अभी इस वक्त वह चेंजिंग रूम थी और स्टेज का पर्दा गिरा हुआ था। कुछ देर बाद पर्दा हटा और सामने का थीम देखकर सारे लोग हूटिंग करने लगे, क्योंकि इस वक्त स्टेज का थीम धूम 3 के कमली सॉन्ग का था, जिसमें स्टेज के बीच में चेयर पर अनन्या आमिर खान के गेट अप में बैठी थी और कृतिका कैटरीना कैफ के गेट अप में उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। तभी डीजे पर म्यूजिक प्ले हुआ और इन लिरिक्स के साथ कृतिका ने अपना गोगल्स नीचे गिरा दिया। मैं रूठिया यार मनावांगी, हर चिलमन फूंक जलावांगी, जद पत्थर रांझा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी। दो म्यूजिक। यह लिरिक्स के चलते उसने अपना केप भी हटाकर फेंक दिया था। तभी कृतिका डांस के साथ अपनी डुंगरी भी उतार कर फेंकते हुए यह लिरिक्स गुनगुनाई। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम, शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगिया नमी दानम। दो। फिर वह अनन्या के सामने आगे के डांस स्टेप करते हुए यह लिरिक्स गुनगुनाई। नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। कृतिका के डांस स्टेप लिरिक्स के साथ खतरनाक होते जा रहे थे। तभी वह स्टेप करते हुए ही अपने व्हाइट शर्ट को भी उतारते हुए यह लिरिक्स गुनगुनाई। झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, अखियों दे मोहल्ले में हर शाम तेरे आलम। कृतिका अभी भी वैसे ही डांस कर रही थी, वही अनन्या बिल्कुल स्ट्रिक्ट आमिर खान की तरह बैठी थी, लेकिन उससे बिल्कुल डिट्टो नहीं हो पा रहा था। वह अभी अपनी हंसी कंट्रोल किए बैठी थी, लेकिन फिर भी उसके फेस पर हल्की हल्की स्माइल थी। वही आगे की लिरिक्स के साथ कृतिका अपनी ब्लैक स्ट्रेप टॉप को भी उतारते हुए आगे के स्टेप करने लगी। शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगिया नमी दानम, मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम। दो म्यूजिक। कृतिका के डांस स्टेप बिल्कुल कैटरीना की तरह थे। कृतिका इन लिरिक्स के साथ वही स्टेज पर गड़े लोहे के पाइप पर स्लाइड करते हुए डांस करने लगी। मैं तो पहन के सफा केसरिया जुगनी जोगन बन जाऊं, सुरमे दे काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं, नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली। कृतिका अपने बॉडी पर लपेटी हुई सफेद पट्टी का एक छोर अनन्या के गले में घुमाकर उसको पकड़ा दी और फिर इन लिरिक्स के साथ डांस करने लगी। मैं ता सहर दी ठंडी शबम हा गुलशन का इत्र चुराऊं, रुख बदलू तो सैलाब हूं मैं पर्वत भी चीर दिखाऊं। कृतिका इन लिरिक्स के साथ आगे की डांस स्टेप करने लगी। नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी। दो। कृतिका अपने बालों को झटकते हुए इन लिरिक्स पर डांस कर रही थी। तभी वह इन लिरिक्स पर आगे के स्टेप जमीन पर लेटकर करने लगी। बेखुदी मैं तो खुदी का जरिया जरिया मेरे यारा, झालर मैं सितारों का चंद वर्गा तू यारम, शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगिया तू नमी दानम। कृतिका लिरिक्स बाय लिरिक्स पर बिल्कुल कैटरीना की तरह डांस कर रही थी। वह अपने डांस में बिल्कुल खो गई थी। वही कोई था जिसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। वह आगे के स्टेप इन लिरिक्स के साथ करने लगी। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करिया नमी दानम, शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगिया नमी दानम। लास्ट में इन लिरिक्स पर कृतिका अपने बालों को लगातार फ्लॉन्ट कर रही थी। नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, नी मैं कमली कमली। दो। पूरा गाना डीजे पर बजा था। कृतिका बस लिपसिंग करते हुए डांस कर रही थी। तभी वह अचानक से रुकी और इसी के साथ डीजे रुक गया और वही सब लोगों ने क्लिपिंग और हूटिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें सबसे आगे खुशी थी। कृतिका और अनन्या ने सबको देखते हुए स्माइल की और फिर पर्दा गिर गया। कुछ देर और ऐसे ही शोज होने के बाद म्यूजिक क्लास के फ्रेशर्स की बारी आई, जिसमें से सब लोगों ने कपल परफॉर्मेंस दी, सिवाय खुशी के, क्योंकि खुशी जिसकी सेनोरिटा बनी थी वह इवेंट से ही गायब था। और जब यह बात प्रोफेसर्स को पता चली तो उन्होंने उस लड़के को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, बट उसका नंबर बंद जा रहा था, जिससे लास्ट में प्रोफेसर ने भी हार मारकर खुशी को सोलो परफॉर्म करने के लिए बोल दिया। वैसे तो म्यूजिक क्लास के फ्रेशर्स की थीम थी कि उन लोगों को कपल परफॉर्मेंस ही करनी थी और ऐसा म्यूजिक डिपार्टमेंट की दूसरी हेड मिस सुचिता के ऑर्डर्स थे, लेकिन उस लड़के के एब्सेंट होने पर अब कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्हें यह बोलना पड़ा। प्रोफेसर की बात सुन खुशी अकेले ही स्टेज पर चली गई, लेकिन वह अब सिर्फ गाना ही गा सकती थी। खुशी स्टेज पर पहुंची ही थी कि तभी स्टूडेंट्स में ही कोई बोला, कपल परफॉर्मेंस कराने की जिम्मेदारी प्रोफेसर की थी तो अब वह ऐसे उसे अकेले परफॉर्मेंस नहीं करने दे सकते। यह सुन समीर ने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन उसे वह दिखा नहीं जिसने यह बोला था। तभी फिर कुछ लोग तेज आवाज में बोले, हम इसे यह रूल तोड़ने नहीं देंगे। यह लड़की म्यूजिक डिपार्टमेंट से होते हुए सोलो परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। यह हमारे साथ न इंसाफी है, क्योंकि हमें तो ऐसे कोई परमिशन नहीं दी। यह सुनते ही समीर उस तरफ देख रहा था जहां से आवाज आ रही थी। वहां कुछ लड़के और लड़कियां साथ में बैठे हुए यह बोल रहे थे। वही खुशी जैसे ही कुछ गाने को होती, कोई न कोई उसे रोक लेता। वही प्रोफेसर ने एक अनाउंसमेंट करते हुए बोले, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि उस लड़की का साथी एब्सेंट है, जिस वजह से हम। तभी एक स्टूडेंट जिसका फेस कवर था बीच में ही बोला, वह तुम्हारा हेडेक है। जब जिम्मेदारी प्रोफेसर की थी तो क्यों न उन्हें ही अपनी स्टूडेंट का साथ देना चाहिए। यह सुनकर समीर अपनी लाल आंखों से उस लड़की को घूरने लगा जिसने स्कार्फ से अपने फेस को कवर किए हुए था। तभी एक सीनियर प्रोफेसर ने माइक पर ही इस बदतमीजी के लिए उस लड़की को डांटकर चुप करा दिया। तभी समीर खुशी को देखते हुए बोला, तुम शुरू करो। जब मामला ठंडा पड़ने लगा तो कृतिका ने अपने पीछे कुछ स्टूडेंट को कुछ इशारा किया, जिसके अगले पल ही पीछे सब लोग चिल्लाते हुए बोले, प्रोफेसर मिस्टर सक्सेना अपनी जिम्मेदारी निभाए और मिस खुशी के साथ कपल परफॉर्मेंस करे। यह सुन सारे प्रोफेसर की नजर पीछे चली गई। उन्होंने फिर से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वही धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स यही बात बोलने। अब प्रोफेसर के लिए मुश्किल हो गया था उन्हें चुप कराना। तभी प्रिंसिपल समीर को देखते हुए बोले, मिस्टर सक्सेना, मुझे लगता है आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। समीर हैरानी से बोला, सर आप भी? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता।
प्रिंसिपल एक गहरी सांस लेकर बोला, हमें स्टूडेंट्स को चुप कराने के लिए मिस्टर सक्सेना, उनकी बात माननी पड़ेगी। समीर एरोगेंटली बोला, मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। आप किसी को डोंट। प्रिंसिपल बीच में ही बोले, इट्स एन ऑर्डर मिस्टर सक्सेना, सो यू हैव हो चॉइस। यह सुन समीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद समीर और ऋषि एक दूसरे के सामने थे। तभी सारे स्टूडेंट एक साथ बोले, कपल डांस। यह सुन समीर ने प्रिंसिपल को देखा, जिन्होंने उसे देख अपनी पलकें झपका दी। कपल डांस सुन जहां समीर का गुस्सा बढ़ रहा था, वही खुशी की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही थी और वह काफी नर्वस लग रही थी। कुछ पल रुककर समीर अपना एक हाथ खुशी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शैल वी डांस। ऋषि ने कपकपाते हुआ अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रख दिया। वही समीर उसकी हाथों की ठंडक को अपनी हथेली में फील कर सकता था। समीर का दूसरा हाथ ऋषि की कमर पर था और ऋषि का दूसरा हाथ समीर के कंधे पर था। वह दोनों ऐसे ही डांस कर रहे थे। एक दूसरे के साथ से दोनों अब कंफर्ट हो गए थे। समीर का गुस्सा भी धीरे कम होने लगा था और खुशी की नर्वसनेस भी। गाने के लिरिक्स के साथ खुशी और समीर साथ में डांस करने लगे थे। खुशी थोड़ा सा दूर गई, तभी समीर ने उसे झटके से पीछे खींचा। इसी के साथ खुशी की पीठ समीर के सीने से जा लगी। वही समीर के दोनों हाथ खुशी के खुली कमर पर चले गए। वही उसकी छुअन से खुशी एकदम से सिहर गई और समीर उसके खूबसूरती देखने लगा। कुछ देर बाद कपल डांस करते हुए वह दोनों लास्ट स्टेप कर रहे थे, जिसमें समीर खुशी को अपनी एक फिंगर पर घुमा रहा था। तभी वह हल्के झटके से उसे अपने पास खींचा, जिसके साथ खुशी का एक हाथ समीर के सीने पर चला गया और वह उसकी धड़कन को साफ महसूस कर सकती थी। वही समीर के दोनों हाथ खुशी की कमर पर थे और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गाना बंद होते ही खुशी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, आई लव यू मिस्टर सक्सेना। उसने यह बात इतने धीरे बोली थी कि बस समीर को ही सुनाई दी। यह सुनते ही समीर एकदम से फ्रीज हो गया था। रात का वक्त कॉलेज में सबकी क्लेपिंग की आवाज से समीर और खुशी एक दोनों से अलग हुए। कुछ देर बाद अनन्या, खुशी और कृतिका एक जगह खड़े थे। तभी अनन्या का फोन बजा। उसने चेक किया तो ऋषभ का कॉल आ रहा था। अनन्या ने उनसे एक्सक्यूज लेकर साइड में जाकर कॉल रिसीव की। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से ऋषभ अपनी कड़क वॉइस में बोला, और कितना टाइम लगेगा वाइफी? तुम्हारी डिमांड पर तुम्हें पूरा इवेंट अटेंड करने दिया, अब क्या टेंट हटाकर वापस आने का इरादा है? अनन्या धीरे से बोली, हम बस निकल रहे हैं, पार्टी भी खत्म हो चुकी है। तो ऋषभ बीच में ही बोला, अगले 10 मिनट्स में वहां से निकलो, और हाँ, तुम बेबी डॉल के साथ कुंदरा पैलेस ही जाना। अनन्या झट से बोली, क्यों? मैं विला नहीं आ सकती? ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, वाइफी, मैं अभी बिजनेस के सिलसिले में श्रीलंका में आया हुआ हूं, तो तुम वहां अकेले क्या करोगी? अनन्या अपनी लो वॉइस में बोली, ओह अच्छा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर टेप किया। अनन्या ने मुड़कर अपने सामने कार्तिक को देखा। वह अभी कार्तिक को देख ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ से ऋषभ बोला, वाइफी, घर पहुंचकर एमएसजी कर देना। ओके। अनन्या धीरे से बोली, ओके। यह सुनकर ऋषभ ने कॉल कट कर दी। वही अनन्या एक नजर अपने फोन को देखकर कार्तिक से बोली, तुम यहां? कार्तिक एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड तुम्हारे उस पति ने कॉल कट की, अब मुझे भी मेरी बहन से बात करने का मौका मिला। अनन्या उसे घूरते हुए बोली, शट अप। फिर कुछ पल रुककर बोली, वैसे इतने दिन से यह सिंगिंग का टैलेंट कहाँ छुपा रखा था? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, यू नो न, मुझे बचपन से सिंगिंग का शौक था, लेकिन बड़े पापा की वजह से मुझे बिजनेस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ा। अनन्या भी स्माइल करते हुए बोली, अच्छा। कार्तिक फिर से बोला, तुम्हें पता है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी भी सबसे छुपकर टेरेस पर की थी। यह सुनकर अनन्या हंसने लगी। तभी कार्तिक बोला, अच्छा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? अनन्या थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ठीक ही थी। कार्तिक उसे घूरते हुए बोला, ठीक ही थी? तभी तो मुझे वह बीच परफॉर्मेंस में थंब अप और फ्लाइंग किस दे रही थी। अनन्या अपनी को संभालते हुए बोली, अरे वह तो मैं तुम्हें चिल करने के लिए कर रही थी, ताकि तुम स्टेज पर सबके सामने नर्वस न हो। कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारा टेस्ट ही खराब है। बाकी लड़कियों को तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और उसके लिए उन्होंने मेरे साथ फोटो और ऑटोग्राफ भी लिए है। उसकी बात सुन अनन्या एकदम से हंसी छूट गई, जो वह इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी। अनन्या जोर जोर से हंसते हुए बोली, शक्ल देखो अपनी, एकदम चिड़कू राम लग रहे हो। कार्तिक एकदम से दांत पीसते हुए बोला, तुम इतनी देर से मेरे मजे ले रही थी। अनन्या हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या? उसके ऐसे हंसते देख कार्तिक भी स्माइल करने लगा। वह वैसे ही मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी? अनन्या एकदम से बोली, अच्छी नहीं बल्कि बेस्ट थी। फिर कुछ पल रुककर प्यार से कार्तिक के गाल पिंच करते हुए बोली, हाय मेरे सुपरस्टार भाई। कार्तिक उसका हाथ हटाकर बोला, आउच, दर्द होता है। अनन्या कुछ पल रुककर बोली, वैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? कार्तिक अब उसके मजे लेते हुए हंसकर बोला, तुम्हारी परफॉर्मेंस? तुम कुछ करती तो बताओ न, कैसी थी? मतलब बस आमिर खान बनकर आराम से एक चेयर पर। इतना बोलते ही वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अनन्या उसको घूरते हुए बोली, हाँ जो भी था। तुम्हें पता है हंसी कंट्रोल करके बैठे रहना भी कितना मुश्किल था, लेकिन तुम्हें क्या, तुम हंसो। बोलकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। तभी कार्तिक उसे अच्छे से हक करते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, तुमसे बदला ले रहा था, लेकिन सच में मैंने देखा तुमने बहुत मेहनत की। फिर कुछ पल रुककर बोला, अपनी हंसी कंट्रोल करने में। तभी अनन्या ने जोर से कार्तिक के सीने पर एक मुक्का दे मारा। कार्तिक एकदम से पीछे हटकर बोला, आउच, लगता है। अनन्या झट से बोली, लगने के लिए ही मारा। फिर वह दोनों मुस्कुराने लगे।
कुछ पल रुककर कार्तिक एकदम से बोला, थैंक गॉड कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल थी, वही यह सुनकर अनन्या की स्माइल गायब हो गई। वह कुछ पल रुककर बोली, आई हैव टू गो, मुझे देर हो रही है। बोलकर अनन्या बिना कार्तिक की बात सुने वहां से जाने के लिए झट से आगे बढ़ गई। कार्तिक बस चुप होकर उसे देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ एक बंद क्लास को खोलकर कुछ लड़के मास्क पहनकर अंदर आए। अंदर एक और लड़का पहले से ही था जिसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टैप था। वह लड़का हल्की बेहोशी में था जिससे उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रहा था। तभी उन मास्क वाले लड़कों में से एक लड़के ने आगे आकर उस कुर्सी पर बंधे हुए लड़के को पूरी तरह से खोला। उस बंधे हुए लड़के की बेहोशी की वजह से आंखें अभी भी बंद थी। तभी एक और मास्क वाले लड़के ने आकर उस पर बोतल से थोड़ा सा पानी उसके फेस पर मारा, जिससे उस लड़के की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। उसको आंखें खोलते देख वह सब लड़के चुप गए। कुछ देर बाद कृतिका और ऋषि एक खाली कॉरिडोर में खड़े थे। तभी खुशी चिढ़कर बोली, अब तू मेरे को बताएगी कि मुझे यहां जबरदस्ती खींचकर क्यों लाई है। कृतिका बोली, तच्च डॉट वेट करो, पता चल जाएगा। खुशी झलाते हुए बोली, यह बात तू मुझे तब से बोल रही है जब से मुझे यहां लाई है। कृतिका जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी कुछ कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। तभी एक लड़का मास्क लगाकर कृतिका के सामने आकर खड़ा हो गया। कृतिका उससे बोली, काम हो गया, और वह लड़का सेफली घर के लिए निकल गया ना। वह मास्क बॉय कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी झट से बोली, कौन लड़का, कैसा लड़का, और कौन सा काम, कर क्या रही हो तुम, और तुम कौन हो। बोलते हुए वह उस मास्क वाले लड़के को देख रही थी। कृतिका खुशी को चुप करवाकर उससे बोली, तुम बताओ सब हुआ ना। जवाब में उस मास्क वाले लड़के ने अपना थंब अप कर दिया और सर हिला दिया। कृतिका बोली, अच्छा मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। उस लड़के ने अपने फोन में उस बंधे हुए लड़के की लोकेशन दिखाई और फिर उसकी कैब में बैठते की एक फोटो दिखाई। कृतिका ने हम करके अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने पर्स से एक चेक निकलकर उसे दे दिया। वही फोटो को देखकर खुशी हैरानी से बोली, यह तो वही लड़का है जो मेरे साथ परफॉर्म करता, लेकिन सब लोग बोले कि वह एब्सेंट है, तो फिर यह यहां कैसे। बोलते हुए वह कृतिका को अपनी सवालिया नजरों से देख रही थी और कुछ कुछ उसे समझ भी आ रहा था। कृतिका उसे खुद को देखता पाकर एक गहरी सांस लेकर बोली, सब बताऊंगी, लेकिन घर, अभी हमारा यहां से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलकर वह दोनों वहां से चल दिए। कुछ देर बाद वह दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। वही कृतिका की कार में अनन्या भी बैठी थी। कार्तिक से बात करने के बाद वह जैसे ही गेट की तरफ जा रही थी तभी वही उसे कृतिका और ऋषि भी मिल गए थे। रात का वक्त डॉट कॉलेज में सबकी क्लेपिंग की आवाज से समीर और खुशी एक दोनों से अलग हुए। कुछ देर बाद अनन्या, खुशी और कृतिका एक जगह खड़े थे। तभी अनन्या का फोन बजा। उसने चेक किया तो ऋषभ का कॉल आ रहा था। अनन्या ने उनसे एक्सक्यूज लेकर साइड में जाकर कॉल रिसीव की। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से ऋषभ अपनी कड़क वॉइस में बोला, और कितना टाइम लगेगा वाइफी, तुम्हारी डिमांड पर तुम्हें पूरा इवेंट अटेंड करने दिया, अब क्या टेंट हटाकर वापस आने का इरादा है। अनन्या धीरे से बोली, हम बस निकल रहे हैं, पार्टी भी खत्म हो चुकी है। तो ऋषभ बीच में ही बोला, अगले 10 मिनट्स में वहां से निकलो, और हाँ, तुम बेबी डॉल के साथ कुंदरा पैलेस ही जाना। अनन्या झट से बोली, क्यों, मैं विला नहीं आ सकती। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, वाइफी, मैं अभी बिजनेस के सिलसिले में श्रीलंका में आया हुआ हूं, तो तुम वहां अकेले क्या करोगी। अनन्या अपनी लो वॉइस में बोली, ओह अच्छा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर टेप किया। अनन्या ने मुड़कर अपने सामने कार्तिक को देखा। वह अभी कार्तिक को देख ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ से ऋषभ बोला, वाइफी, घर पहुंचकर एमएसजी कर देना। ओके। अनन्या धीरे से बोली, ओके। यह सुनकर ऋषभ ने कॉल कट कर दी। वही अनन्या एक नजर अपने फोन को देखकर कार्तिक से बोली, तुम यहां। कार्तिक एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड तुम्हारे उस पति ने कॉल कट की, अब मुझे भी मेरी बहन से बात करने का मौका मिला। अनन्या उसे घूरते हुए बोली, शट अप। फिर कुछ पल रुककर बोली, वैसे इतने दिन से यह सिंगिंग का टैलेंट कहाँ छुपा रखा था। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, यू नो न, मुझे बचपन से सिंगिंग का शौक था, लेकिन बड़े पापा की वजह से मुझे बिजनेस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ा। अनन्या भी स्माइल करते हुए बोली, अच्छा। कार्तिक फिर से बोला, तुम्हें पता है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी भी सबसे छुपकर टेरेस पर की थी। यह सुनकर अनन्या हंसने लगी। तभी कार्तिक बोला, अच्छा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। अनन्या थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, डॉट ठीक ही थी। कार्तिक उसे घूरते हुए बोला, ठीक ही थी, तभी तुम मुझे वह बीच परफॉर्मेंस में थंब अप और फ्लाइंग किस दे रही थी। अनन्या अपनी को संभालते हुए बोली, अरे वह तो मैं तुम्हें चिल करने के लिए कर रही थी, ताकि तुम स्टेज पर सबके सामने नर्वस न हो। कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारा टेस्ट ही खराब है, बाकी लड़कियों को तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और उसके लिए उन्होंने मेरे साथ फोटो और ऑटोग्राफ भी लिए है। उसकी बात सुन अनन्या एकदम से हंसी छूट गई जो वह इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी। अनन्या जोर जोर से हंसते हुए बोली, शक्ल देखो अपनी, एकदम चिड़कू राम लग रहे हो। कार्तिक एकदम से दांत पीसते हुए बोला, तुम इतनी देर से मेरे मजे ले रही थी। अनन्या हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या। उसके ऐसे हंसते देख कार्तिक भी स्माइल करने लगा। वह वैसे ही मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अनन्या एकदम से बोली, अच्छी नहीं बल्कि बेस्ट थी। फिर कुछ पल रुककर प्यार से कार्तिक के गाल पिंच करते हुए बोली, हाय मेरे सुपरस्टार भाई। कार्तिक उसका हाथ हटाकर बोला, आउच, दर्द होता है। अनन्या कुछ पल रुककर बोली, वैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। कार्तिक अब उसके मजे लेते हुए हंसकर बोला, तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम कुछ करती तो बताओ न कैसी थी। मतलब बस आमिर खान बनकर आराम से एक चेयर पर
इतना बोलते ही वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अनन्या उसको घूरते हुए बोली, हाँ जो भी था। तुम्हें पता है हंसी कंट्रोल करके बैठे रहना भी कितना मुश्किल था। लेकिन तुम्हें क्या, तुम हंसो, बोलकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। तभी कार्तिक उसे अच्छे से हक करते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, तुमसे बदला ले रहा था। लेकिन सच में मैंने देखा तुमने बहुत डॉट मेहनत की। फिर कुछ पल रुककर बोला, अपनी हंसी कंट्रोल करने में। तभी अनन्या ने जोर से कार्तिक के सीने पर एक मुक्का दे मारा। कार्तिक एकदम से पीछे हटकर बोला, आउच, डॉट लगता है। अनन्या झट से बोली, लगने के लिए ही मारा। फिर वह दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ पल रुककर कार्तिक एकदम से बोला, थैंक गॉड कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल थी, वही यह सुनकर अनन्या की स्माइल गायब हो गई। वह कुछ पल रुककर बोली, आई हैव टू गो, मुझे देर हो रही है। बोलकर अनन्या बिना कार्तिक की बात सुने वहां से जाने के लिए झट से आगे बढ़ गई। कार्तिक बस चुप होकर उसे देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ एक बंद क्लास को खोलकर कुछ लड़के मास्क पहनकर अंदर आए। अंदर एक और लड़का पहले से ही था, जिसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टैप था। वह लड़का हल्की बेहोशी में था, जिससे उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रहा था। तभी उन मास्क वाले लड़कों में से एक लड़के ने आगे आकर उस कुर्सी पर बंधे हुए लड़के को पूरी तरह से खोला। उस बंधे हुए लड़के की बेहोशी की वजह से आंखें अभी भी बंद थी। तभी एक और मास्क वाले लड़के ने आकर उस पर बोतल से थोड़ा सा पानी उसके फेस पर मारा, जिससे उस लड़के की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। उसको आंखें खोलते देख वह सब लड़के चुप गए। कुछ देर बाद कृतिका और ऋषि एक खाली कॉरिडोर में खड़े थे। तभी खुशी चिढ़कर बोली, अब तू मेरे को बताएगी कि मुझे यहां जबरदस्ती खींचकर क्यों लाई है। कृतिका बोली, तच्च डॉट वेट करो, पता चल जाएगा। खुशी झलाते हुए बोली, यह बात तू मुझे तब से बोल रही है जब से मुझे यहां लाई है। कृतिका जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी कुछ कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। तभी एक लड़का मास्क लगाकर कृतिका के सामने आकर खड़ा हो गया। कृतिका उससे बोली, काम हो गया, और वह लड़का सेफली घर के लिए निकल गया ना। वह मास्क बॉय कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी झट से बोली, कौन लड़का, कैसा लड़का, और कौन सा काम कर क्या रही हो तुम, और तुम कौन हो। बोलते हुए वह उस मास्क वाले लड़के को देख रही थी। कृतिका खुशी को चुप करवाकर उससे बोली, तुम बताओ सब हुआ ना। जवाब में उस मास्क वाले लड़के ने अपना थंब अप कर दिया और सर हिला दिया। कृतिका बोली, अच्छा मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। उस लड़के ने अपने फोन में उस बंधे हुए लड़के की लोकेशन दिखाई और फिर उसकी कैब में बैठते की एक फोटो दिखाई। कृतिका ने हम करके अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने पर्स से एक चेक निकलकर उसे दे दिया। वही फोटो को देखकर खुशी हैरानी से बोली, यह तो वही लड़का है जो मेरे साथ परफॉर्म करता। लेकिन सब लोग बोले कि वह एब्सेंट है, तो फिर यह यहां कैसे। बोलते हुए वह कृतिका को अपनी सवालिया नजरों से देख रही थी और कुछ कुछ उसे समझ भी आ रहा था। कृतिका उसे खुद को देखता पाकर एक गहरी सांस लेकर बोली, सब बताऊंगी, लेकिन घर, अभी हमारा यहां से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलकर वह दोनों वहां से चल दिए। कुछ देर बाद वह दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। वही कृतिका की कार में अनन्या भी बैठी थी। कार्तिक से बात करने के बाद वह जैसे ही गेट की तरफ जा रही थी तभी वही उसे कृतिका और ऋषि भी मिल गए थे। वही दूसरी तरफ रूस में एक काली कोठरी में मिडिल एज का एक आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ऋषभ कुंद्रा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे बेटे को किडनैप करके उसे टॉर्चर किया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। भीख मांगोगे तुम, भीख अपने किसी प्यारे के लिए। मैं तुमसे तुम्हारा वजूद छीनूंगा, तुम देखना। बोलते हुए वह आदमी किसी पागल से कम नहीं लग रहा था और फिर गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकने लगा। तभी उस कमरे के बाहर खड़े दो बॉडीगार्ड में से एक बोला, लगता है इनका फिर से दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, बॉस को इस बारे में बताना पड़ेगा। बोलकर उसने किसी को कॉल लगा दी। रात का वक्त, कुंद्रा पैलेस। अनन्या इस वक्त बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और किसी सोच में गुम थी, जिसे सोचते हुए उसकी आंखें भी नम थी। तभी अचानक से दरवाजा खुला। गेट खुलने की आवाज सुनकर अनन्या ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उठकर बैठ गई। बैठते ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े ऋषभ पर चली गई, जो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर गेट से टिक कर खड़ा था। वही अनन्या को उसे देखकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखें मली और फिर से ऋषभ को देखकर धीरे से बोली, तुम सच में हो। अब तक ऋषभ उसके पास आ गया था, वह उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, वाइफी तुमने इतनी शिद्दत से याद किया कि मुझे आना ही पड़ा। बोलकर वह उसके पास में ही बैठ गया। अनन्या धीरे से बोली, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर ऐसा होता न तो तुम मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते, और अगर जाते तो मुझसे बात जरूर करते, मेरे कॉल्स मैसेजेस का जवाब जरूर देते, मुझे इस तरह इग्नोर नहीं करते। ऋषभ बिना किसी भाव के चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अनन्या फिर से बोली, तुम्हें पता है तुमने पूरे 7 दिन से मुझसे ठीक से बात नहीं की है, और इन 5 दिनों में बात करना तो दूर, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। यूं नो तुम्हारा इग्नोर करना न मर जाने के बराबर लगता है। इन 5 दिनों में एक रात भी ऐसे नहीं गई है जिसमें मैं तुम्हें याद करके रोई न हूं। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ऋषभ जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, अनन्या उसके मुंह पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और फिर सिसकते हुए बोली, पता नहीं कब, कैसे, क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी कमी खलने लगी। आई डोंट नो, मैं कब से तुम्हारा साथ चाहने लगी। आई लव यू एंड आई कांट लिव विथआउट यू। बोलकर वह जोर जोर से रोने लगी। वही उसे ऐसे रोते देख ऋषभ ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही अनन्या सिसकने लगी। वही ने ऋषभ उसे टाइटली हग करके अपनी आंखें बंद कर ली, और ऐसा करते ही एक मंजर उसकी नजरों के सामने घूम गया। फ्लैशबैक। करीब एक 4 साल की लड़की एक 10 साल के लड़के का हाथ पकड़कर उसके साथ गार्डन में टहल रही थी। तभी उस लड़की का पैर मुड़ा और वह नीचे गिर गई। इसी के साथ वह रोने लगी। वह लड़का उसे बेंच पर बैठाकर बोला, रो नहीं।
मैं देखता हूं कहां लगी है। बोलकर वह उसका पैर देखने लगा। वह लड़का अच्छे से उसका पैर दखकर बोला, अटेंशन लेना कोई तुमसे सीखे प्रिंसेस। सच ड्रामा क्वीन। बोलकर वह लड़का आई रोल करके उसके पास बैठ गया। तभी वह लड़की यानी अनन्या हंसते हुए बोली, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन पूरी लाइफ तुम्हें रहना इस ड्रामा क्वीन के साथ ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, जैसे वह और दादू रहते हैं। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा, लेकिन मेरा मानना है दोस्ती प्यार है जो हमेशा दो दोस्तों को साथ रखता है। अनन्या उसे देखते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या? तो फिर अनन्या रायचंद ऋषभ कुंदरा से बहुत बहुत प्यार करती है और करती रहेगी, और हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। बोलकर वह मुस्कुराने लगी। वही यह सुनकर ऋषभ अनन्या को देखने लगा था। भले ही यह बात अनन्या ने नादानी में बोली थी, लेकिन शायद वह कहीं न कहीं ऋषभ को मीन कर गई थी। फ्लैशबैक एंड। यह सब सोचते हुए ऋषभ बिना किसी भाव के सामने देख रहा था। ऋषभ ने झुककर अनन्या को एक नजर देखा जो उससे अभी भी किसी बच्चे की तरह लिपटी हुई बैठी थी। तभी ऋषभ वैसे ही बोला, वाइफी, डिनर करने चलो, भूख लगी होंगी। अनन्या वैसे ही अपना सर नमे हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आपको खाना है। ऋषभ बीच में ही बोला, वाइफी, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। यू हैव नो ऑप्शन एंड गेट अप। यह सुनकर अनन्या उससे अलग होकर उसे घूरते हुए बोली, मेरे लव कॉन्फेशन के बाद बजाय किसी जवाब के आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। हाउ रूड। यह सुन ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और फिर अगले ही पल उठकर अनन्या का हाथ पकड़कर उसे भी बेड से खड़ा करके सोफे की तरफ बढ़ गया। ऋषभ ने पहले ही एक मेड से कहकर खाना रूम में ही मंगवा लिया था, इसलिए खाना ऑलरेडी कॉफी टेबल पर रखा था। ऋषभ अनन्या को सोफे पर बैठाकर खुद उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया और अपनी प्लेट खाना सर्व करने लगा। उसकी यह हरकत देख अनन्या की आंखें छोटी हो गई। पता नहीं अनन्या के दिमाग में क्या आया और वह जल्दी से आकर खुद ऋषभ की गोद में आकर बैठ गई। ऋषभ हैरानी से उसे देख रहा था क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड था, और लव कॉन्फेशन के बाद अनन्या में अलग ही कॉन्फिडेंट आ गया था। अनन्या ऋषभ की गोद में अच्छे से बैठकर खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। बीच बीच में ऋषभ भी अनन्या को खिला रहा था। ऐसे ही दोनों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद अनन्या प्यार से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोला, व्हाट? अनन्या अपना एक हाथ आगे करके बोली, प्रॉमिस करो, दोबारा कभी मुझे ऐसे इग्नोर तो नहीं करोगे ना? ऋषभ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो तो वक्त पर डिपेंड करता है वाइफी, लेकिन फिर भी तुम्हारे कोशिश जरूर करूंगा। यह सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि खुद ऋषभ भी उसमें कुछ पल के लिए खो सा गया। अगला दिन, सुबह का वक्त, मुंबई, इंडिया, कुंदरा पैलेस। बालकनी से आ रही सूरज की किरणें अनन्या का चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे फील करते ही अनन्या ने अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया। कुछ देर बाद जब अनन्या की आंख खुली तो उसने अपने बराबर में ऋषभ को पाया जो आराम से उसे हग किए सो रहा था। पहले तो अनन्या ने टाइम चेक किया। अभी सुबह के 6 बज रहे थे और यह टाइम ऋषभ के उठने का था, इसलिए उसे देखकर अनन्या हैरानी हुई। यह पहली बार था जब शायद अनन्या ऋषभ से पहल उठी थी और ऋषभ अभी भी उसके बराबर में सो रहा था। कुछ देर ऋषभ के हैंडसम चेहरे को देखने के बाद अनन्या ने हल्का सा आगे बढ़कर प्यार से ऋषभ के गाल पर किस कर लिया उसने, और फिर धीरे धीरे उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी ऋषभ की आंख खुल गई। वह हल्की नींद भरी आंखों से अनन्या को देखते हुए बोला, क्या हुआ है वाइफी? अनन्या झट से बोली, कुछ नहीं, अगर तुम्हें और सोना है तो तुम सो जाओ, बस मुझे जाने दो। ऋषभ उसे वापस से अपनी तरफ खींचकर उसके गर्दन में छुपाकर बोला, शट अप वाइफी, सोने दो। बोलकर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और वही अनन्या के हाथ खुद ब खुद उसके बालों में चलने लगे, और ऐसा करते करते कब वह भी दोबारा से सो गई पता ही नहीं चला। आज काफी दिन दोनों को एक दूसरी की बाहों में सुकून मिल रहा था। करीब 3 घंटे बाद अनन्या की आंख खुली, लेकिन इस बार वह अकेली बेड पर सो रही थी। तभी अनन्या धीरे से बोली, यह सही है, पहले खुद सुलाओ और फिर बाद में खुद ही पहले उठ जाओ, ताकि दूसरा लेट लतीफ लगे। बोलकर उसने अपना सर हिला दिया और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद अनन्या रेडी होकर नीचे गई। उसने इस वक्त ब्लैक जीन्स पर एक ग्रे कलर का टॉप पहना हुआ था। नीचे आते ही अनन्या की नजर डाइनिंग टेबल पर चली गई जहां सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे सिवाय ऋषभ के। वह इस वक्त टेबल पर नहीं था। तभी बबीता की नजर उस पर चली गई। बबीता उसे देखते हुए बोली, अरे अनन्या बेटा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो, और ऋषभ को भी बोल दो, उसने भी अभी नहीं किया है। यह सुन अनन्या ने अपने फोन से ऋषभ को मैसेज किया और फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब एक साथ बोले, मॉर्निंग बेटा। वही ऋषभ इस वक्त स्टडी रूम में था। उसे जैसे ही अनन्या का मैसेज आया वह भी अपना काम छोड़कर नीचे आ गया और आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। बबीता ने साथ में उन दोनों को सर्व किया और फिर सब ऐसे ही रैंडम बातें करते हुए अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। वही ऋषभ फिर से अपने स्टडी रूम चला गया। आज संडे था इसलिए सब लोग घर पर ही थे। कुछ देर बाद अनन्या इस वक्त कृतिका के साथ उसके रूम में बैठी थी और कृतिका ने साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए खुशी को भी कॉल करके बुला लिया। खुशी धीरे से बोली, यार कृतिक, तूने बुला तो लिया है मुझे, लेकिन अब क्या करे? यह सुन कृतिका और अनन्या कुछ सोचने लगे। अनन्या कुछ पल रुककर बोली, आइडिया, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेले, मजा आएगा। तुम्हें पता है छुट्टियों में अक्सर मैं, शौर्य भैया और कार्तिक यही खेला करते थे। उसकी बात पर कृतिका भी राजी होते हुए बोली, हाँ यह अच्छा आइडिया है, सबके सच रिवील होंगे। खुशी बोली, ठीक है, जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो यही सही। बोलकर वह तीनों ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे।
कुछ देर ऐसे ही खेलने के बाद बोतल अनन्या और कृतिका के सामने आकर रुकी। उसका फ्रंट अनन्या की तरफ था और बैक खुशी की तरफ। तभी कृतिका हंसते हुए बोली, अब आएगा ना मजा। इतनी देर से हमसे डेयर करा रही थी। खुशी कुछ पल रुककर बोली, ट्रुथ और डेयर? अनन्या थोड़ा सोचकर बोली, ट्रुथ। खुशी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बताओ तो फिर फर्स्ट टाइम ब्रो ने तुम्हें प्रपोज किया था या तुमने? अनन्या बेझिझक बोली, वह क्यों प्रपोज करेंगे, मैंने ही किया था। उसकी यह बात सुन कृतिका और ऋषि की आंखें बड़ी हो गई। वह लोग एक साथ उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा। अनन्या कंफ्यूजन से बोली, इसमें ऐसा क्या नया है? खुशी उसे एक्सप्लेन करते हुए बोली, अरे मतलब डॉट एक नॉर्मल इंसान को प्रपोज करना आसान है लेकिन ब्रो को नहीं बाबा। उन्हें देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने देखा है ब्रो को कोई लड़की ऐसा करना तो दूर उनके पास भटकती भी नहीं क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई लड़की उनसे फ्री हो। अनन्या धीरे से बोली, लेकिन मैं तो उनकी वाइफ हूं ना, तो वह मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करेंगे? कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोली, अरे मेरी प्यारी भाभी, वह तो तुम शादी के बाद होना। यह शादी से पहले प्यार वाले प्रपोज की बात कर रही है। अनन्या बोली, ओ ऐसा क्या? लेकिन शादी से पहले तो हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। उनका तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, इनफैक्ट नाम भी नहीं सुना था। कृतिका कंफ्यूजन से बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई तुम्हारी शादी तो लव मैरिज थी ना? अनन्या एक गहरी सांस लेकर बोली, लव नहीं फार्स मैरिज थी। उसकी बात सुन उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह गेम को साइड रखकर अनन्या की स्टोरी में इंटरेस्ट लेते हुए बोली, ऐसे कैसे? अनन्या कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें याद है शादी में मेरी फैमिली से कोई नहीं था। कैसे कोई होता, क्योंकि तुम्हारा भाई ने मुझे किडनैप करके मुझसे शादी की। यह सुन उन दोनों ने कुछ सोचा और फिर उन्हें समझ आया कि यही सब छुपाने के लिए उनसे उनके बड़ों ने यह कह दिया था कि अनन्या की फैमिली वाले इस शादी के खिलाफ है, लेकिन ऋषभ और अनन्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए वह लोग अनन्या की फैमिली के अगेंस्ट जाकर लव मैरिज कर रहे हैं। खुशी धीरे से बोली, फिर आगे क्या हुआ और तुमने घर पर किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? अनन्या कुछ पल रुककर बोली, लेकिन तुम लोग अब परेशान मत हो क्योंकि अब सब सॉर्ट आउट है। और हाँ, अपने भाई को भी गलत मत समझना कि वह लड़कियों की इज्जत नहीं करते या मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? सच बोलूं तो उन्होंने शादी के बाद आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए फार्स नहीं किया। और इनफैक्ट वह मेरे साथ बहुत सॉफ्ट और केयरिंग रहे हैं और उनके इसी केयरिंग और सॉफ्ट नेचर की वजह से कब मुझे उनकी आदत लग गई आई डोंट नो और उनसे प्यार हो गया। यह सुनते ही कृतिका और ऋषि एक साथ बोले, आव। अनन्या ब्लश करते हुए बोली, हम और मैंने कल उन्हें अपनी फीलिंग्स बता भी दी। फिर थोड़ा उदास होते हुए बोली, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। कृतिका सीरियस होकर बोली, कैसी प्रॉब्लम? कहीं ब्रो ने तो कुछ? अनन्या बीच में ही बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह तो बस हमारे जो प्लान्स थे प्रपोजल को लेकर वह खराब हो गए। मतलब मैंने टीवी सीरियल्स और मूवीज में देखा है कि कैसे सब सेटअप होता है इसके लिए। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन कल जब इतने दिन बाद ऋषभ को देखा तो बहुत इमोशनल हो गई और कंट्रोल नहीं कर पाई और फ्लो में सब कुछ बोल दिया। बोलकर वह सर झुकाकर बैठ गई। खुशी उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, उदास मत हो। तुमको प्रोफेशनली बोलना है तो तुम ब्रो को कुछ सरप्राइज दे देना। अनन्या नसमझी में उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब? कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोली, मतलब यह कि तुमने जैसा सोचा था, जैसा सब कुछ तुम चाह रही थी, वैसे ही तुम ब्रो को बोल देना ऐसा सरप्राइज। डोंट वरी, ओके? अनन्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके समझ गई। तभी कृतिका कुछ सोचते हुए बोलो, ब्रो ने तुमसे कुछ बोला नहीं? जब तुमने उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने जवाब में क्या बोला, हाँ या नहीं? यह सुन अनन्या की स्माइल एकदम गायब हो गई। ऋषभ को अपनी फीलिंग्स बताने के और उस पर खुश होने चक्कर में उसने इस चीज पर तो ध्यान दिया ही नहीं था। अनन्या धीरे से बोली, कुछ नहीं। खुशी एकदम से बोली, व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो बोलना चाहिए था ना, हाँ या ना? ऐसे कैसे पता चलेगा कि उनके मन में क्या है? अनन्या धीरे से बोली, कोई नहीं, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। कृतिका फिर से बोली, व्हाट अबाउट योर फैमिली? मतलब उन्हें तुम्हारी याद नहीं आती या तुम्हें उनकी? अनन्या कड़वी स्माइल के साथ बोली, फैमिली? वह फैमिली जो अब मेरी होकर मेरी नहीं है, जो मेरी कभी थी ही नहीं। कृतिका कंफ्यूजन से बोली, भाभी लेकिन यह। तभी दरवाजा नॉक हुआ। बबीता अंदर आते हुए बोली, बच्चों सारी छुट्टी ऐसे ही बात करके वेस्ट कर देनी है? चलो नीचे चलो तुम्हारे डैड। फिर खुशी को देखकर बोली, तुम्हारे मामू बुला रहे हैं, शायद वह बोर हो रहे हैं अकेले। बोलकर वह चली गई। वही उनकी बात सुन सब उनके पीछे पीछे ही नीचे चले गए। कुछ देर बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कृतिका बोलो, डैड अब बोले आपने क्यों बुलाया था हमें? आदित्य जो इस वक्त आराम से सोफे पर बैठा हुआ था बोला, अरे बेटा मैं तो यह बोल रहा था, मेरी तो उम्र हो रही है लेकिन तुम लोग क्यों एक रूम में बैठकर बूढ़ों की तरह अपनी छुट्टी मना रहे हो? यह सुन कृतिका, अनन्या और ऋषि तीनों आदित्य को घूरने लगी और वही यह सुन अमर और बबीता दोनों हंसने लगे। कृतिका आदित्य को घूरते हुए बोली, अच्छा तो हम आपको बूढ़े लग रहे हैं तो फिर आप ही बताएं हम जवान कैसे बने? उसने यह बात थोड़े सीरियस वे में बोली थी लेकिन सब उसकी बात सुन हंसने लगे। तभी आदित्य उसे अपने पास बिठाकर बोला, अरे मेरे बच्चे मेरा वह मतलब नहीं था, मैं यह बोल रहा था कि तुम अपनी छुट्टी एक जगह न बैठकर कोई आउटडोर गेम खेलकर भी गुजार सकते हो। कृतिका बोली, अच्छा तो आप यह बोलना चाह रहे थे? आदित्य ने बस हम ही कहा। तभी खुशी बोली, आउटडोर गेम लेकिन कौन सा गेम खेले मामू? आदित्य बोला, क्रिकेट कैसा रहेगा? बोलते हुए वह अनन्या को देख रहा था। अनन्या झट से बोली, बेस्ट, वैसे भी काफी टाइम से खेला नहीं। यह सुन आदित्य बोला, ठीक है फिर हम सब क्रिकेट ही खेलेंगे। तुम सब प्ले रूम में जाकर अपने अपने ड्रेस ले लो और जाकर चेंज करके आओ। सब एक साथ बोले, ओके।
कुछ देर बाद सब लोग व्हाइट शर्ट और व्हाइट जॉगर्स में रेडी थे। तभी अमर भी चेंज करके आए। कृतिका उन्हें देखकर बोली, बाबा आप भी खेलेंगे? अमर अपना सीना चौड़ा करके बोले, और नहीं तो क्या? तुम क्या हमें बूढ़ा समझ रही हो जो हम नहीं खेलेंगे? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में है तो निकाल दो, क्योंकि आज तो हम खेलकर तुम्हें भी हराने वाले हैं। उनकी बात सुन सब स्माइल करने लगे। तभी आदित्य थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में बोला, बिल्कुल नहीं बाबा, आप यह गेम नहीं खेलेंगे। लास्ट टाइम भूल गए हैं आप, जो आपको बस एक बार बॉलिंग कराने में भी कमर में मूंछ आ गई थी, और गई भी पूरे एक हफ्ते में थी। यह सुन अमर उसे घूरने लगे कि कैसे उनका खुद का बेटा उन्हें खेलने से साफ मना कर रहा है। तभी बबीता बोली, खेलने देना आदित्य उन्हें, देखे ना बाबा का कितना मन है। यह सुन आदित्य बोला, बबीता तुम भूल गई। बबीता बीच में ही बोली, मैं कुछ नहीं भूली। अच्छा ठीक है, हम उन्हें डायरेक्टली खेलने नहीं देते हैं, आई मीन उन्हें ग्राउंड में उतरने नहीं देते हैं, लेकिन वह बिना मैदान में आकर भी तो खेल सकते हैं। आदित्य उसे कंफ्यूजन से देखने लगा। तभी बबीता उसकी नजरें भांपते हुए बोली, हम उन्हें जज बना देते हैं। यह सुन सब उसकी बात पर राजी हुए। वही अमर को पहले तो यह पसंद नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि वह अपनी बहू की वजह से कम इस गेम का हिस्सा तो है, वरना उनके बेटा का बस चलता तो वह उन्हें खेलने ही न देता। कुछ देर बाद सब लोग कुंदरा पैलेस के बैकयार्ड में थे, और वही उनके साथ विहान, सुनीता और किशोर भी अपनी अपनी व्हाइट ड्रेस में थे, जिन्हें आदित्य ही नस कॉल करके बुलाया था। आज वह सब साथ में खेलने वाले थे। वही ऋषभ अभी भी स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। मुंबई, इंडिया, कुंदरा पैलेस। कुछ देर बाद ऋषभ स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे बैकयार्ड से कुछ आवाजें आई। ऋषभ देखने के लिए विंडो की तरफ गया और कर्टन्स हटाकर देखने लगा। उसकी नजर अपने सामने खड़ी पूरी टीम पर गई जो क्रिकेट खेलने में बिजी थे। वही अनन्या इस वक्त बॉलिंग करा रही थी और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। ऋषभ एक सुकून भरी नजरों से उसे देख रहा था। आज काफी दिन बाद वह उसे ऐसे खुश देख रहा था। तभी आदित्य हुटेट करते हुए बोले, अनन्या बेटा, कैच करो। जैसे ही बॉल आगे गई अनन्या ने तुरंत भागते हुए कैच कर लिया, जिसे कैच करते हुए अनन्या लगभग बैठ गई थी। वही ज्यादा फार्स के साथ आ रही बॉल को पकड़ने से उसका हाथ थोड़ा रेड हो गया था और उसमें थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन सामने वाली टीम को आउट करने की खुशी में उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या खुशी से चिल्लाते हुए खड़ी हुई, ये हम जीत गए। बोलते हुए वह अपना हाथ लगातार अपने कपड़ों से रब कर रही थी। वही ऋषभ की नजरें उस पर ही ठहरी हुई थी और वह उसके हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी आदित्य अनन्या के हक करते हुए बोला, थैंक यू बच्चा, हमें जिताने के लिए। यह लास्ट चांस बस तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई थी। उनकी टीम के बाकी लोग यानी विहान और कृतिका भी उसको हक करके थैंक्स बोलने लगे। तभी अमर कुंद्रा बोले, रिजल्ट आपके सबके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीम इस विनर। किशोर अनन्या के सर पर हाथ रखकर बोले, मान गए बेटा तुम्हें, तुमने सच में बहुत अच्छा खेला और हमने डिसाइड कर लिया आज के बाद से हर क्रिकेट मैच में तुम हमारी टीम मेंबर रहोगी। यह सुन सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग वही एक तरफ छाव शैडो में बेंच पर बैठ गए। काफी देर क्रिकेट खेलने के बाद सब लोग थक गए थे और अभी वही बैठकर कुछ आराम कर रहे थे। उनके सामने टेबल पर कुछ वाटर बोतल और खाने पीने का सामान रखा था। अनन्या पानी पीते हुए बोली, आज का हॉलिडे बेस्ट हॉलिडे था। खुशी चिप्स खाते होते बोली, होता कैसे नहीं, आज काफी दिन बाद जो सब लोगों ने फन किया है। उसकी बात पर सब लोग मुस्कुराने लगे। तभी कृतिका बोली, आज के लिए बस इतना ही क्या, या आप लोग कुछ और फन नहीं करेंगे? विहान उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोला, मोटी, पहले सबको सांस तो लेने दे, बाद में कर लेना एक और फन। कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो ले ले सांस, मैंने कब मना किया है, मैं तो बस पूछ रही थी कि आगे क्या करना है। ऐसे ही सब लोग और रैंडम बातें करने लगे। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में ऋषभ का सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। तभी दरवाजा खोल अनन्या अंदर आकर ऋषभ की तरफ बढ़ने लगी। अचानक डोर खुलने की आवाज से ऋषभ ने अपनी नजरें उठाकर अनन्या को देखा जो इस वक्त उसके पास खड़ी थी। अनन्या उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली बात नहीं बल्कि कुछ पूछना है, एक सवाल का जवाब चाहिए। यह सुन ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और फिर अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी लैप पर बिठा लिया। ऋषभ एक हाथ अनन्या की कमर पर रखकर और दूसरे से टाइपिंग करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, लिसनिंग। अनन्या उसकी गोद में सर झुकाए एक छोटे बच्चे की तरह बैठी थी। वह अपनी उंगलियों से खेलते हुए बोली, तुम मुझसे शादी क्यों की? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, इसलिए तो कल मेरे प्रपोज करने के बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। बोलते हुए उसकी आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। वही उसकी बात सुन ऋषभ के हाथ की बोर्ड पर रुक गए थे। अनन्या फिर से बोली, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्या वो सच है जो बड़े पापा कह रहे थे कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की है? प्रॉपर्टी के लिए की थी? बोलो न, चुप क्यों हो? तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या रीजन था डॉट? बोलते हुए अनन्या का गला भराया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह डर भी था कि जो वह बोल रही है उस पर ऋषभ हा न कर दे। वही अनन्या के हर शब्द पर ऋषभ की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत होती जा रही थी। तभी ऋषभ ने अपने हाथ से अनन्या का चेहरा ऊपर किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हर चीज का रीजन जानना जरूरी नहीं होता वाइफी, क्योंकि अगर तुमने अपनी शादी की वजह जान ली तो बिखर जाओगी। अनन्या कंफ्यूजन से बोली, बिखर जाओगी? ऐसा भी क्या रीजन है? ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, टोल्ड यू ना वाइफी। अनन्या सिसकते हुए बोली, ओके फाइन, नहीं बताना है मत बताओ, लेकिन प्यार करते हो या नहीं वह तो बोल सकते हो ना, क्योंकि आज सुबह से मैं इस बारे में सोच सोच कर पागल हो गई हूं। इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे और शादी का भी ख्याल इसलिए आया
बोलते हुए अनन्या ऋषभ को देख रही थी, जो इस वक्त बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अनन्या एक गहरी सांस लेकर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, बोलो न, प्यार करते हो या नहीं? या इसका भी जवाब नहीं देना है? ऋषभ उसका हाथ कॉलर पर से हटाकर उसकी हथेली पर किस करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी, कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स काफी नहीं होते, उनका एहसास ही काफी होता है। बोलकर उसने अनन्या के फोरहेड पर किस कर लिया। वही उसका ऐसा यूनिक कॉन्फेशन सुन अनन्या के गाल लाल हो गए और वह बुरी तरह ब्लश करने लगी। अनन्या ने खुश होते हुए ऋषभ को एकदम से टाइटली हग कर लिया। वही ऋषभ ने भी उसे टाइटली हग करके अपने सीने में छुपा लिया और अपने होंठ अनन्या के सर पर टिका दिए। वही दूसरी तरफ एक विला के कमरे में बेड पर इथान हेडरेस्ट से सर टिकाए हुए बैठा था और वह किसी सोच में गुम था। इथान कुछ सोचते हुए बोला, मैं इतनी आसानी से कैसे उस कोठरी से बाहर निकल आया? बोलते हुए वह कुछ सोच रहा था। फ्लैशबैक 2 दिन पहले एक खंडर वाली जगह पर अंदर एक काली कोठरी थी जिसमें बहुत डिम लाइट्स थी और वह भी बहुत क्रीपी। उस कोठरी के अंदर बहुत से कमरे और सेल्स थी जिसमें लोग कैद थे। उन्हीं में से एक बड़ा सा कमरा जो मिनी हॉस्पिटल की तरह डिजाइन था। वह हॉस्पिटल ऋषभ ने अपनी मुजरिमों को टॉर्चर करने के बाद ठीक करके और टॉर्चर करने के लिए बनवाया था और उसमें कुछ 10 से 15 लोग एडमिट थे। उसी में से एक इथान भी था। इथान इस वक्त बेड पर बेहोश लेटा था और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और आसपास कई सारी मशीनें थी जिनसे वह कनेक्ट था। उसकी यह हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि ऋषभ ने उसको कितना मारा होगा। उसकी हालत अभी भी खस्ता थी और बॉडी पर नीले काले निशान। इस वक्त डॉक्टर इथान को एग्जामिन कर रहे थे और उनके बराबर में ही ऋषभ का एक असिस्टेंट खड़ा था जो वीडियो चैट पर कपिल से कनेक्टेड था। डॉक्टर जो भी बोल रहे थे वह सारी इंफॉर्मेशन उधर जा रही थी। तभी डॉक्टर उस असिस्टेंट की तरफ मुड़कर बोला, मैंने इन्हें एग्जामिन कर लिया है जिससे पता लग रहा है कि इनकी बॉडी धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रही है। कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ऐसा ही ट्रीटमेंट चला तो बहुत जल्द यह ठीक हो जाएंगे। बोलकर डॉक्टर वहां दूसरे पेशेंट के पास चले गए। वही वह असिस्टेंट एक नजर इथान को देखकर अपने फोन पर कुछ करते हुए बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इथान ने अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा और फिर अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर डेविल स्माइल करने लगा, जिसका साफ मतलब था कि वह बेहोश नहीं था और उसने डॉक्टर की सारी बात सुन ली थी। इथान धीरे से मगर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, एक बार मैं यहां से निकल जाऊं ऋषभ कुंद्रा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना रिवेंज। बोलकर वह धीरे धीरे सारी चीजें अपने से अलग करने लगा और फिर छुप छुपाते वहां से निकल आया। बाहर आकर इथान ने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली और फिर वहां से निकलकर जैसे तैसे अपने विला पहुंच गया। फ्लैशबैक एंड। यह सब सोचते हुए इथान धीरे से बोला, इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हो गया? कहीं यह फिर से उस ऋषभ की कोई चाल तो नहीं थी? वेल जो भी हो, मुझे पहले ठीक होकर उनसे मिलने रूस जाना होगा, उसके बाद ही मैं उस ऋषभ के खिलाफ कुछ प्लान कर सकता हूं। बोलते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। वही उसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। उसको घर पर ही डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे थे। रात का वक्त चौहान मैंशन में यष्टि इस वक्त अपने बेडरूम में बेड पर बैठी हुई अपना लैपटॉप चला रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह लैपटॉप वही रखकर जल्दी से कैलेंडर के पास गई जिसमें एक डेट पर स्केच से सर्कल किया हुआ था। उसे देखते ही यष्टि एकदम से मुस्कुराकर बोली, 2 दिन बाद ऋषु का बर्थडे। बोलकर वह एकदम से भागते हुए नीचे गई और फिर अश्मिता के पास जाकर बोली, मोम, कोई पार्टी इन्विटेशन आया है क्या? अश्मिता उसे देखते हुए कंफ्यूजन से बोली, कैसा पार्टी इन्विटेशन? और किसकी पार्टी? यष्टि एक गहरी सांस लेकर अपना एक हाथ अश्मिता के शोल्डर पर रखकर बोली, अरे मोम, भूल गई 2 दिन बाद ऋषु का बर्थडे है ना, तो उसका पार्टी इन्विटेशन आया होगा ना? अश्मिता अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटा वह क्यों हमें इनवाइट करेगा? और तुम क्यों सोच रही हो उस बारे में? जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो। यष्टि कुछ पल रुककर बोली, क्यों नहीं देगा इन्विटेशन? आप तो उसके इन्फ्लुएंस में हो ना, तो आपको जरूर देगा। आफ्टर ऑल वह इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है तो अपनी मिलने वालों को तो जरूर बुलाएगा। अश्मिता थोड़ा रूडली बोली, अगर बुलाएगा भी तो तब भी तुम नहीं जाओगी? बस मैं जाऊंगी और बधाई देकर आ जाऊंगी। तो अपने दिमाग से वहां जाने का यह ख्याल निकाल दो। यष्टि चिढ़ते हुए बोली, क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी अपने ऋषु की बर्थडे पार्टी अटेंड करने। आप हमेशा ही ऐसा करते हो, मुझे उसके बर्थडे से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेज देते हो, लेकिन इस बार नहीं। अश्मिता गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, वह मैरिड है, उसकी शादी हो चुकी है। यह बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? यष्टि गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस मॉम? आप हमेशा ही यह सब बोलकर मुझे हर्ट क्यों करते हो? और मैरिड है तो क्या प्यार करना छोड़ दूं मैं उससे? अगर आप ऐसा सोच रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोलकर वह गुस्से में अपने पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। वही उसके जाने के बाद अश्मिता अफसोस से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा बच्चे की यह प्यार नहीं तुम्हारा पागलपन और नादानी है, और जिसके लिए है न, अगर उसे इस बारे में भनक भी लगी तो वह ऑलरेडी तुम्हारी मोम को उसके रास्ते में आने के लिए बर्बाद कर रहा है, साथ में तुम्हें भी कर देगा। अगला दिन मुंबई, इंडिया, कुंद्रा पैलेस। अनन्या इस वक्त ऋषभ के चेस्ट पर सर रखकर लेटी थी और वही ऋषभ सो रहा था और उसका एक हाथ अनन्या की कमर पर था। अनन्या अपना सर उठाकर ऋषभ के गाल पर हाथ फेरते धीरे से बोली, सोते हुए तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। हाय, ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। बोलते हुए एक प्यारी सी स्माइल उसके फेस पर बनी हुई थी जो कल से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ऋषभ अपनी आंखें खोलकर बोला, अच्छा, और क्या क्या लगता हूं? उसके ऐसे अचानक आंखें खोलने से अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनन्या हैरानी से बोली, मतलब तुम सो नहीं रहे थे?
और चुपके चुपके मेरी बातें सुन रहे थे। हाउ। इसके आगे की बात अनन्या के मुंह में ही रह गई क्योंकि ऋषभ ने उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के और भी थरीप कर लिया था, जिससे अनन्या ऑलमोस्ट ऋषभ के ऊपर आ चुकी थी और उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद थरीप थे, इतना कि उनके होठों में कुछ इंच का ही फासला रह गया था और वह दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकते थे। अनन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऋषभ की आंखों में देख रही थी, वही ऋषभ खुद बेहद इंटेंस नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी ऋषभ का कॉल रिंग हुआ। रिंग की आवाज से वह दोनों थोड़ा अलग हुए। वही ऋषभ अभी भी अनन्या को पकड़े हुए थे। अनन्या ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से ऋषभ का फोन उसे उठाकर दिया और फिर धीरे से बोली, मुझे कॉलेज जाना है। यह सुन ऋषभ ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। अनन्या जल्दी से उसका हाथ हटाकर लगभग भागते हुए बाथरूम में गई। अनन्या खुद को मिरर में देखते हुए धीरे से एक चपत खुद को लगाकर बोली, पागल हो गई है क्या अनन्या, कल से पागलों की तरह ब्लश करे जा रही है। वही बाहर ऋषभ ऑन कॉल बोला, कपिल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। दूसरी तरफ से कपिल बोला, जी बॉस, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, बस आपके ऑर्डर करने की देर है। ऋषभ कोल्ड वॉइस में बोला, वो भी हो जाएगा, पहले तुम वो करो जो मैंने बोला था। कपिल बोला, ओके बॉस, मैं कर रहा हूं। फिर कुछ पल रुककर बोला, बॉस, वो अपने सीक्रेट स्पाई से बात हुई थी, कह रही थी कि वहां का काम डन है तो उसे कब वापस आना होगा, और पता चला है कि कोई उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। ऋषभ कुछ पल रुककर अपनी सर्द आवाज में बोला, टाइम आने पर आ जाएगी, और जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है पता लगाओ कौन है। बोलकर उसने बिना उसकी बात सुने एकदम से कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋषभ और अनन्या भी थे। तभी आदित्य कुंद्रा ऋषभ से बोले, बेटा 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है। अब तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज रखना भी एक बेवकूफी है क्योंकि तुम्हें सब पता होता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन 2 दिनों में तुम अपनी सारी मीटिंग्स और जो ऑफिस वर्क है फिनिश कर लो ताकि इस बार बर्थडे हम सबके साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओ। हर बार की तरह तुम्हारी फिर से कोई मीटिंग या काम न हो। यह सुन ऋषभ ने जवाब में बस हम कहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ अपनी कार से आके इंडस्ट्री के लिए निकल गया और अनन्या और कृतिका बॉडीगार्ड के साथ अपने कार में कॉलेज के लिए निकल गई। इथान का विला। डॉक्टर इथान को चेक करके बोले, मिस्टर इथान, अब आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और ऐसे ही रहा तो कुछ दिन बाद आप ट्रेवल करने के लिए भी एबल हो जाएंगे। बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। तभी इथान का फोन रिंग हुआ। इथान कॉल रिसीव करके रूली बोला, बार्क। दूसरी तरफ से एक आदमी डरते हुए बोला, बोस, वो उनकी ज्यादा हालत खराब हो रही थी तो हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब वह ठीक है। बस यही बताना था। इथान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आर यू गोना मेट, जो तुम मुझे उनके पल पल की खबर दे रहे हो। लिसन डू व्हाटएवर यू वांट, बस इतना जान लो वो मुझे जिंदा चाहिए। वह आदमी फिर से डरते हुए बोला, सॉरी एंड ओके बोस। यह सुन इथान ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दी। इथान फोन पर कुछ करके डेविल स्माइल करते हुए बोला, पिछली बार बच गई क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा था, लेकिन इस बार गेम कुछ ऐसा है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। बोलकर वह शैतानी हंसी हंसने लगा। वही दूसरी तरफ विहान कार ड्राइव कर रहा था और इस वक्त उसकी कार एक लोकल एरिया से होकर गुजर रही थी। कुछ देर बाद उसकी कार वही कुछ दूरी पर बने एक घर के आगे आकर रुकी। विहान ने कार से निकलकर एक बार अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई जहां कुछ लोगों की नजर उस पर ही थी जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। विहान एक नजर उन्हें देखकर आगे बढ़ गया। विहान एक छोटे से घर के आगे खड़ा था। वह दरवाजा खुलवाने के लिए बेल बजाने को देख रहा था, लेकिन वहां कोई बेल थी ही नहीं। बेल को ढूंढने के चक्कर में उसकी नजर दरवाजे के बराबर में लगे एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पर चली गई जिस पर चौक से लिखा हुआ था, अतिथि स्वागतम। विहान उस पर हल्के से हाथ फेरा कर बोला, अजीब लड़की है। लोग गेट के बराबर में अक्सर अपने घर का नाम लिखते हैं और यह अलग ही है। बोलकर उसने सर हिला दिया। विहान अभी ऐसे ही खड़ा था कि तभी किसी ने उसके हाथ पर थपथ पाया। अचानक टच से विहान ने मुड़कर एक ओल्ड लेडी को देखा जिसकी उम्र करीब 70-75 साल होंगी। वह ओल्ड लेडी विहान से बोली, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो। विहान बोला, मैं विहान शेखावत और यहां मैं मिसेस गायत्री से मिलने आया हूं। एंड आई एम श्योर यह उन्हीं का घर है, राइट। वह ओल्ड लेडी कुछ पल रुककर बोली, माफ करना बेटा, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं। यह सुन विहान कुछ पल रुककर बोला, अच्छा। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया। विहान एकदम से बोला, ओह तो आप ही है मिसेस गायत्री, माया की ग्रैंड मां। वह ओल्ड लेडी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जी बेटा, लेकिन मैंने अभी भी तुम्हें नहीं पहचाना, और तुम मुझे और माया को कैसे जानते हो। विहान अपने मन में बोला, अब इन्हें क्या बोलूं कि इनकी प्यारी पोती मेरी जानी दुश्मन बनी घूम रही है। नहीं नहीं, अगर पता चला तो कहीं पीटकर यही से ही न लौटा दे। ऐसे तो मुझे सच पता नहीं चलेगा। मिसेस गायत्री विहान को आवाज देते हुए बोली, अरे कहाँ खो गए बेटा। विहान जल्दी से बोला, कहीं नहीं, वो मैं कह रहा था कि मैं मिस माया का बॉस हूं और मुझे उनकी दादी यानी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिसेस गायत्री गेट खोलते हुए बोली, अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। आइए अंदर बैठकर बात करते हैं, न कुछ खाते पीते। विहान अचानक से उनके बदले बिहेवियर को देखकर अपने मन में बोला, सारी इंक्वायरी गेट पर ही कर ली और अब यह माया तो अरुण चोपड़ा के अंडर काम करती है, न तो इसका मतलब उसका बॉस यानी उस मोटे की इतनी खातिरदारी। यही सब सोचते हुए विहान अब तक अंदर आ गया था। मुंबई, इंडिया। विहान ने अंदर आकर देखा माया का घर ज्यादा छोटा नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी काफी हद तक था। मिस गायत्री उसे देखकर बोली, बेटा बैठ जाओ। उनकी बात सुन विहान सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी गायत्री जी बोली, बेटा तुम बैठो, मैं भी अपनी बेटी को बताकर आती हूं कि तुम आए हो।
बोलकर वह जैसे ही जाने को हुई, विहान उन्हें रोकते हुए बोला, लेकिन बात तो मुझे आपसे करनी है, तो फिर आप उसे क्यों बताएंगी? गायत्री जी हल्का मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, तुम तो माया को जानते ही हो कि वह कैसे ही एकदम स्ट्रिक्ट। उसी ने मुझसे बोला है कि घर पर कोई भी आए मैं उसे इन्फॉर्म जरूर करूं। उनकी बात सुन विहान अपने मन में बोला, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है उस जंगली बिल्ली को। वह तो। यह सोचते हुए वह एकदम से रुका और अचानक उसे कुछ खटका। विहान धीरे से बोला, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्म, एक लोकल एरिया में रहकर इंग्लिश वर्ड्स यूज करना, और वह भी इस उम्र में। अब तो कंफर्म हो गया है कि इनके बारे में निकली इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, कि इन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा वैसा नहीं था। बोलकर विहान ने जैसे ही गायत्री को माया से बताने के लिए रोकने के लिए उसने जैसे ही सर उठाया, तो अब तक गायत्री जी वहां से थोड़ी दूर जाकर माया से ऑलरेडी बात कर रही थी। तभी विहान का भी फोन रिंग हुआ और वह भी कॉल रिसीव करने दूसरी साइड चला गया। वही कॉल पर गायत्री की बात सुन माया दूसरी तरफ से थोड़ी हैरानी से बोली, क्या बॉस आए हुए हैं, और वह भी मेरे? बोलते हुए वह अपने सामने अरुण चोपड़ा को देख रही थी। गायत्री जी धीरे से बोली, तो क्या मेरे बॉस आएंगे? ऑब्वियसली तेरे। यह सुन माया चुप हो गई। वह कुछ पल रुककर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, इतना सरकास्टिक क्यों हो रही है? और यह बताएं उन्हें आपसे कौन सी बात करनी है, और एक मिनट, नाम क्या है उनका? गायत्री कुछ पल रुककर बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता कि उसे मुझसे क्या बात करनी है, बस करनी है। और नाम? नाम तो बताया था उसने। बोलकर वह कुछ सोचने लगी। तभी कुछ देर बाद धीरे से बोली, हाँ याद आया, कोई विहान शेखावत है। बोलकर वह जवाब के लिए कुछ देर रुकी और फिर जैसे ही फोन कान पर से हटाकर देखा तो वह पहले से ही कट हो गया था। वही दूसरी तरफ चोपड़ा माया को देखकर थोड़ा गुस्से में बोला, माया, मैंने मना किया है न काम के टाइम पर नो फोन। फिर क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा? माया अपना फोन स्विच ऑफ करके बोली, बॉस नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी इस बात का। उसकी बात सुन चोपड़ा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें माया से सॉरी की उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि माया ने उनके सामने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है, इसलिए उसे कहना ही बेकार है। वही माया अपना फोन स्विच ऑफ कर पॉकेट में डालकर सोचते हुए अपने मन में बोली, बॉस कौन हो सकता है, क्योंकि चोपड़ा मेरे सामने है, तो फिर कौन? कहीं वह तो नहीं? नहीं नहीं, वह नहीं हो सकते, क्योंकि वह मेरे क्या ऐसे किसी भी एम्प्लॉय के घर नहीं जाते। तो फिर कौन हो सकता है? इधर माया के घर। गायत्री जी कॉल कट करके जैसे ही विहान को देखने आई तो वह अब वहां नहीं था। गायत्री जी सोफे पर बैठकर धीरे से बोली, एकदम से ऐसे बिना बात सुने फोन काट दिया। पता नहीं कहां बिजी रहती है। बॉस तो यहां था उसका। कुछ देर बाद विहान उनके पास आकर बैठते हुए बोला, हो गई बात आपकी? गायत्री जी उसे देख बोली, हाँ हो गई। लेकिन तुम तो चले गए थे ना? विहान कुछ पल रुककर बोला, मैं बस एक कॉल अटेंड करने साइड में गया था। कुछ देर बाद विहान अपने नाम को माया के पता चलने के डर को दूर करते हुए बोला, आपने अपनी पोती को मेरा नाम बता दिया? बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर उन्होंने हाँ कर दी तो विहान और माया फिर से एक बार लड़ाई होती और माया उसके सामने बहुत से सवाल लाकर खड़े कर देती, जिसमें विहान अपने मकसद से भटक सकता था या छोड़ सकता था। तभी गायत्री जी बोली, मैंने बताया तो था उसे, लेकिन उसने शायद सुना नहीं और मेरी बिना बात सुने ही कॉल कट कर दी। यह सुन विहान ने अपनी आंखें खोली और एक राहत की सांस ली, और फिर उसके मुंह से एकाएक ही निकला, थैंक गॉड। कुछ देर डॉट गायत्री जी उससे ऐसे ही रैंडम और फैमिली बिजनेस की बातें करने के बाद बोली, अच्छा बताओ क्या खाओगे? पकौड़े चाय के साथ या दाल भाटी चूरमा, आलू के पराठे या फिर कुछ ठंडा? विहान बिना एक पल गवाए बोला, दाल भाटी चूरमा, और बाकी सारी डिशेस फिर कभी ट्राई करेंगे। उसकी बात सुन गायत्री जी हंस दी और किचन की तरफ चली गई। विहान भी उनके पीछे पीछे किचन की तरफ चल दिया। अभी उसने गायत्री से कोई भी सीरियस बात नहीं की थी जो वह करने आया था, क्योंकि वह गायत्री को सब कुछ पूछने से पहले उसको खुद के साथ कंफर्टेबल करना चाहता था, ताकि वह उसे कुछ भी बताने से कतराए न। जिसमें वह कामयाब भी हो गया था, क्योंकि वह दोनों ही बहुत देर से एक दूसरी की कंपनी एंजॉय कर रहे थे और हंस रहे थे। कुछ देर बाद विहान गायत्री के हाथ का दाल भाटी चूरमा खा रहा था और हर बाइट पर उसकी तारीफ कर रहा था। विहान एक और बाइट खाकर बोला, सच में आंटी आपके हाथों में जादू है, जादू। मैंने आज तक इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया। क्या मुझे यह रोज मिल सकता है? गायत्री उसके सर पर हाथ फिराते हुए मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। विहान कंफ्यूजन में उसे देखते हुए बोला, क्या? गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, तुझे मुझे आज से माया की तरह मिमी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यह आंटी सुन सुनकर मुझे दूर वाली फीलिंग आती है। विहान एकदम से मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं, मैं तो अपनी मिमी के हाथ से बने हर रोज ऐसे खाने खाने के लिए आऊंगा। गायत्री उसके बराबर में बैठते हुए बोली, यह हुई न मेरे बच्चे वाली बात। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद विहान बोला, अच्छा ठीक है मिमी, मुझे अब जाना होगा, ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया है। गायत्री उसके सर पर दोनों हाथ पहले कर प्यार करते हुए बोली, ओके। विहान कुछ पल रुककर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मिमी प्रॉमिस मी, आप हमारी कोई भी बात माया को नहीं बताएंगी, क्योंकि उसे ऐसे रोज अपने बॉस का घर आना अजीब या बुरा लग सकता है। अगर आप चाहती है कि मैं न आऊं तो आप पहले ही बोल देना मुझे, लेकिन माया को बीच में मत लाना। गायत्री उसके सर पर हल्का सा चपत लगाकर बोली, पागल, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और अगर तू यही चाहता है कि मैं माया को न बताऊं तो ठीक है, नहीं बताऊंगी। यह बात हमारी सीक्रेट रहेगी, लेकिन प्लीज रोज आना, मेरे दिल लगता है, वरना अकेले में यह घर खाने को दौड़ता है। उसकी बात सुन विहान हल्का सा हंसकर बोला, ओके बाय, अब मैं चलता हूं। बोलकर वह चला गया। वही उसके जाने के बाद गायत्री धीरे से बोली, कुछ भी कहो लेकिन बच्चा है बहुत प्यारा। इतना टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रात का वक्त, कुंदरा पैलेस। कृतिका इस वक्त अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी और वह वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी।
तभी कृतिका बोली, देख खुशी, पहले यह रोना धोना बंद कर। यार, हम हैं मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो रो मत यार। दूसरी तरफ से खुशी सुबकते हुए बोली, कैसे न रो कृतिका। उन्होंने मेरे से बात करनी तो दूर की बात, कॉलेज आना भी बंद कर दिया है उस दिन से। मुझे लगता है मुझे उन्हें ऐसे फोर्सली प्लान करके प्रपोज ही नहीं करना चाहिए थे। वह प्रोफेसर है, उन्हें जरूर हमारे प्लान या हमारे इरादों के बारे में भनक लग गई होंगी। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा बस ओवरथिंकिंग की दुकान, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और अगर हम वह सब प्लान न करते तो क्या तुम कोई मिरेकल का इंतजार में थी, और कब तक उसका इंतजार करती? जब बुढ़ी हो जाती? या जब कोई लड़की उन्हें प्रपोज कर देती? या फिर उनकी शादी? खुशी बीच में ही बोली, बस कर, कुछ भी बकवास कर रही है। मैं यहां टेंशन में हूं कि वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, और तू है कि ऐसी बातें कर रही है। कृतिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जब प्यार है तो डर किस बात का? खुशी एक खोए हुए अंदाज में बोली, उन्हें खोने का। कृतिका कुछ पल रुककर बोली, अच्छा तुम परेशान न हो, हम लोग मिलकर उनके मुंह से हाँ निकलवाने के लिए फिर से कोई एविल प्लान बना लेंगे। खुशी एकदम से बोली, नहीं, मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कृतिका एकदम से बोली, तो क्या जिंदगी भर उनके जवाब का इंतजार करोगी? खुशी बेझिझक बोली, जिंदगी भर का इंतजार मंजूर है। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाली थी। मेरे पास कोई अलग आइडिया है। खुशी क्यूरोसिटी से बोली, क्या? फिर कुछ पल रुककर बोली, प्लीज पिछली बार की तरह उस लड़के को किडनैप करवाकर प्रोफेसर को मेरे साथ डांस करने पर मजबूर करने जैसे कोई प्लान मत बनाना। कृतिका बोली, ओके बॉस, लेकिन उससे पहले आप अपनी प्यारी सी स्माइल दिखाइए। यह सुन खुशी के फेस पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। अगला दिन, उदयपुर, राजस्थान, रायचंद भवन। सब लोग इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी नमन रायचंद बोले, तो क्या सोचा है आपने पिताश्री? प्रिंसेस से बात हुई? क्या कहा उसने? अभिराज रायचंद एक गहरी सांस लेकर बोले, सोचना क्या है, जब तक प्रिंसेस से बात नहीं हो जाती तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन वह अमर कुंद्रा कुछ सुने तब ना। उसने बात करवाने से मना करवा दिया। बड़ी मुश्किल से दोबारा से उसका नंबर मिला था। नमन कुछ सोचते हुए बोले, मैंने पेरिस में प्रिंसेस का व्यवहार देखा था तो उससे लग रहा था कि वह शायद ऋषभ के साथ खुश है। यह सुन अभिषेक की गुस्से में मुठ्ठियां भींच गई। इससे पहले कोई कुछ बोलता अभिषेक एकदम से बोला, पिताश्री, मुझे कुछ जरूरी काम से जैसलमेर जाना होगा। वहां की कुछ जमीनों का मसला है। अभिराज रायचंद हाँ में सर हिलाते हुए बोले, ठीक है चले जाओ, लेकिन वहां का काम निपटाकर जल्दी यहां आना। यहां भी कुछ दिलों का काम है जिसे तुम ही देखते हो। अभिषेक रायचंद कुछ पल रुककर बोले, हाँ पिताश्री, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता कि कितने दिन लग जाए। अभिराज रायचंद बोले, तो फिर कब जाने का सोचा है? अभिषेक बोला, बस आज ही निकल रहा हूं। बोलकर वह अपना नाश्ता करने लगा। वही अभिराज के चेहरे पर एक अलग ही टेंशन की लकीरें थी। कार्तिक अभिराज को यूं परेशान देख अनन्या के बारे जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, राखी फौरन उसे आंखें दिखाकर बोलने से मना कर दिया। कुछ देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद लिविंग रूम में बैठे थे, और वही कार्तिक अपने कॉलेज और अभिषेक अपने काम के लिए निकल गए थे। बाकी के लोग थोड़ी देर बाद ऑफिस जाते। तभी अमित रायचंद बोले, पिताश्री, हम कब तक उन लोगों के बात करवाने के इंतजार में हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? हमें खुद भी तो कोई कोशिश करनी चाहिए। अभिराज रायचंद अमित को देखकर बोले, कहना क्या चाहते हो? अमित एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं बस इतना कह रहा हूं पिताश्री कि क्यों न हम खुद जाकर प्रिंसेस से मिल ले। अभिराज रायचंद अमित को घूरते हुए बोले, हलवा है क्या? जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना नहीं है। वह लोग जब प्रिंसेस से कांटेक्ट तक नहीं करने दे रहे, तुम्हें लग रहा है वह मिलने देंगे? यह सुन अमित बिल्कुल चुप हो गया। वही शौर्य, अभिषेक का बेटा, उनकी बात अच्छे से सुन रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। शौर्य कुछ पल रुककर बोला, दादू, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम प्रिंसेस से बात नहीं कर सकते तो उसे देख तो सकते हैं, और बात करने से अच्छा है सामने से देखना। अभिराज रायचंद अपना सर हिलाते हुए बोले, दोनों चचा भतीजे एक जैसे हैं। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर कुछ पल रुककर बोले, कहना क्या चाहते हो? शौर्य एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरा मतलब है, फोन पर हम बस प्रिंसेस की आवाज सुन सकते हैं, जिससे हो सकता है वह हमारे सामने खुश रहने का नाटक करके बोले, और अगर हम खुद उसे सामने से देखेंगे तो वह बिल्कुल प्योर होगा। यह सुन सभी न समझी में उसे देख रहे थे। शौर्य उन सबको देखकर बोला, अब तक हम प्रिंसेस से बात करने के लिए उनका नंबर निकलवा रहे थे, लेकिन अब हमें प्रिंसेस का एड्रेस निकलवाना चाहिए। वह भी ऐसी जगह का जहां कोई रोकने वाला न हो, मतलब कुंदरास में से कोई न हो। अभिराज रायचंद उसे देखते हुए बोले, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात को, लेकिन हम करेंगे क्या? और ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रिंसेस अकेली होंगी? शौर्य हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एक जगह है दादू, कॉलेज। वहां तो वह अकेले ही जाती होंगी। हमें बस उसके कॉलेज का पता लगाना होगा। अभिराज रायचंद थोड़ा उदास होकर बोले, तुम्हें क्या लगता है यह जगह हमने छोड़ी होगी? हमने हर मुमकिन कोशिश की है पता लगाने की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन लोगों प्रिंसेस की हर इंफॉर्मेशन को बहुत सिक्योर करके रखा है, ताकि कोई कितनी भी कोशिश कर ले निकलवा न सके। शौर्य अपने दादू के किंग साइज चेयर के पीछे खड़े होकर उनके कंधों पर हाथ रखकर चिल टोन में बोला, पता नहीं लगा तो पता लगा लेंगे। अभिराज नसमझी में बोले, और वह कैसे? शौर्य एक गहरी सांस लेकर अपने प्लान को बताते हुए बोला, हमें कुंदरा पैलेस का एड्रेस तो पता ही है, तो हम लोग पहले कुंदरा पैलेस के कुछ दूरी पर रहकर ही प्रिंसेस के बाहर आने का इंतजार करेंगे, और जैसे ही प्रिंसेस की कार कॉलेज के लिए निकलेगी, हम भी अपनी कार उनके पीछे लगा देंगे, लेकिन ऐसे कि उन्हें पता न लगे हम उनका पीछे कर रहे हैं। और जैसे ही प्रिंसेस की कार उसके कॉलेज पर आकर रुकेगी, हम भी कुछ देर उसका इंतजार करेंगे और मौका मिलते ही उससे बात कर लेंगे।
अभिराज रायचंद अपने पोते की होशियारी पर गर्व करते हुए बोले, इतना समझदार तो हमारा खून ही हो सकता है। वही शौर्य का प्लान सुन सब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। तभी राखी बोली, लेकिन कार्तिक कह रहा था कि वह कॉलेज भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। उसकी बात सुन सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी नमन रायचंद बोले, उसे इस बारे में कैसे पता? यह सुन राखी एकदम चुप हो गई क्योंकि वह फ्लो में बोल गई थी। लेकिन अब उसे अपनी बात को संभालना भी था। राखी कुछ बोलती उससे पहले ही सुमित्रा जी बोली, वह प्रिंसेस जब यहां आई थी शायद तभी उसी ने ही बताया होगा। उनकी बात सुन सब लोग एग्री करते हुए बोले, हम। नमन कुछ पल रुककर बोला, प्लान तो बना लिया पिताश्री, लेकिन जाएगा कौन कौन और कब? यह सुन ममता झट से बोली, और कौन? मैं जाऊंगी पिताश्री के साथ। तभी सुनीता, राखी, अमित, नमन और शिवानी, शौर्य की पत्नी, भी बोले, हम भी जाएंगे। अभिराज रायचंद अपने रोबदार आवाज में बोले, कोई नहीं जाएगा, बस मैं और शौर्य जाएंगे, और वह भी कल। यह सुन सब लोग एकदम चुप हो गए। तभी शौर्य बोला, आप लोग उदास न हो। जैसे ही हम प्रिंसेस से मिलेंगे मैं वीडियो कॉल पर आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि सबका जाना मुमकिन नहीं है। शौर्य की बात पर सहमत होकर सब लोग बस मुस्कुरा दिए। तभी अभिराज रायचंद नमन को देखते हुए बोले, और हमारी गैर मौजूदगी नमन, तुम पर और अमित पर राजस्थान और रायचंद इंडस्ट्री की जिम्मेदारी रहेगी। उम्मीद है अच्छे से पूरी करोगे अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि अभिषेक का भी नहीं पता वह कब लौटेगा। यह सुन नमन और अमित ने आज्ञाकारी बालक की तरह अपना सर हिला दिया। और कुछ देर बाद नमन, शौर्य, अमित रायचंद इंडस्ट्री के लिए निकल गए और अभिराज रायचंद अपनी बैठक चलाने के लिए, जहां लोग अपने छोटे मोटे मसले लेकर उनके पास आते थे। मुंबई, इंडिया। आके इंडस्ट्री। ऋषभ इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ ईमेल चेक कर रहा था। तभी उसके कानों में नोटिफिकेशन की आवाज पड़ने से उसका ध्यान लैपटॉप से हटकर अपने फोन पर गया। ऋषभ ने चेक किया तो उस पर अनन्या का मैसेज आया हुआ था कि रात को जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ऋषभ ने मैसेज पढ़कर एक गहरी सांस ली और फिर बस ओके का मैसेज करके वापस से अपने काम पर लग गया। करीब 10 मिनट बाद ऋषभ ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम चेक किया और फिर अपना फोन लेकर केबिन से निकल गया। केबिन से बाहर आते ही ऋषभ की नजर बाहर खड़े कपिल पर चली गई, जो हाथ में एक फाइल पकड़े पहले से उसका बाहर इंतजार कर रहा था। कपिल ऋषभ को देखकर एकदम सीधा खड़ा हो गया और फिर उसे ग्रीट करके बोला, बॉस, वह लोग मीटिंग रूम में ही आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुन ऋषभ बिना कुछ बोले बस में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ऋषभ एक बड़े से आलिशान मीटिंग रूम में एंटर हुआ, जहां पहले से ही कुछ बिजनेसमैन उसका वेट कर रहा थे। ऋषभ को देखकर वह लोग एकदम सीधे होकर बैठ गए और फिर उन्होंने ऋषभ को ग्रीट करके अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी। वही दूसरी तरफ कॉलेज में सारे लेक्चरर्स अटेंड करने के बाद अनन्या और कृतिका अपना एक आखिरी लेक्चर अटेंड कर रही थी। लेकिन बस कृतिका ही अटेंड कर रही थी, क्योंकि अनन्या का सारा ध्यान तो घर पर ही था। वह बार बार कभी अपनी वॉच तो कभी क्लासरूम के डोर को देख रही थी। आज उसका कॉलेज आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ऋषभ के स्ट्रिक्टनेस और उसके ऑर्डर देने पर वह आज बेमन से कॉलेज आई थी, क्योंकि पता नहीं सुबह से उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, जिससे उसका सारा ध्यान बस लेक्चर के खत्म होने के इंतजार में था। तभी एक बेल बजी और उसकी के साथ अनन्या ने एक मुस्कुराहट के साथ एक राहत की सांस ली। कृतिका उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, इतनी डेस्पिरेशन किस लिए है भाई? कब से देख रही हूं, तुम कभी डोर तो कभी वॉच को देख रही हो, क्या हुआ है? अनन्या जबरदस्ती का मुस्कुराकर बोली, वह कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बोली, हम तो छुपा रही हो, कोई नहीं, मत बताओ, लेकिन किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो बताना। अनन्या हिचकिचाते हुए बोली, सच? बदले में कृतिका ने बस मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकी दी। अनन्या कुछ पल रुककर बोली, अच्छा तो सुनो, लेकिन अभी किसी को बताना मत सिवाय खुशी के। उसको बता सकती हो, बोलकर उसने कृतिका के कान में धीरे से कुछ कहा, जिससे कृतिका के फेस पर स्माइल आ गई। करीब 1 घंटे बाद अनन्या और कृतिका कॉलेज गेट के पास खड़े हुए खुशी का वेट कर रहे थे, क्योंकि अनन्या के प्लान के हिसाब खुशी आज उनके साथ कुंदरा पैलेस ही जाती। तभी खुशी उनके पास आकर बोली, तुम लोग मेरा वेट क्यों कर रहे थे? तुम्हारा लेक्चर तो बहुत पहले खत्म हो गया, तो फिर? खुशी की बात सुन कृतिका कुछ पल रुककर बोली, क्योंकि तुझे आज हमारे साथ चलना है। लेकिन उससे पहले यह शक्ल पर 12 बजने की बात बता। बोल, क्या हुआ है तुझे? खुशी उदास होते हुए बोली, वह आज भी नहीं आए। कृतिका कुछ पल रुककर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैंने बोला था न, ऐसे परेशान न हो, हम लोग मिलकर कुछ बना लेंगे इसका भी। खुशी उसे देखते हुए बोली, एकदम से बोली, क्या करोगी तुम? और कैसे? क्योंकि वह इंसान तो अपनी शक्ल दिखाने कॉलेज तक तो आ नहीं रहा है, तो कैसे करोगी? बोलते हुए उसकी बातों में निराशा, मायूसी साफ नजर आ रही थी। अनन्या खुशी का हाथ पकड़कर बोली, तुम टेंशन मत लो और ऐसे उदास भी मत हो। जब कृतिका बोल रही है कि वह तुम लोगों मिलाने के लिए कुछ करेगी, तो फिर भरोसा रखो उस पर। यह सुन खुशी की नजर कृतिका पर चली गई, जो कुछ सोच रही थी। तभी कृतिका के फेस पर एक खुशी भरी चमक आ गई और वह वैसे ही बोली, आइडिया। यह सुन खुशी और अनन्या उसे नसमझी में देखने लगे। उनके फेस एक्सप्रेशन को समझते हुए कृतिका ने उन दोनों को खुद के पास किया और फिर धीरे से कुछ कहा, जिसे सुन उन दोनों के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान तैर गई। कृतिका कुछ पल रुककर बोली, खुशी, अब तुम्हारी प्रॉब्लम तो सोल्व हुई, मतलब उसका सोल्यूशन तो मिल गया। अब मेरी प्यारी सी छोटी सी भाभी की बारी, ओके? बोलते हुए वह अनन्या को देख रही थी, जो उसकी बात सुन हल्के हल्के ब्लश कर रही थी। कुछ देर बाद वह तीनों कार में बैठे थे और ऋषि ने अपने ड्राइवर को कार लेकर वापस भेज दिया था। अब तक कृतिका ने खुशी को अनन्या के प्लान के बारे सब बता दिया था, जो अनन्या ने ही उसे बताया था, जिसे सुन खुशी अनन्या को छेड़ते हुए बोली, ओए होए, क्या बात है? मतलब नाइस प्रोग्रेस यार। जिसे सुन अनन्या ब्लश करने लगी थी और वह लोग उसे और न छेड़े, इसलिए उसने अपने लाल हो रहे चेहरे को छुपाने के लिए अपना फेस साइड मिरर की तरफ कर लिया।
और उससे बाहर का नजारा देखने लगी। रात का वक्त। ऋषभ की कार कुंदरा पैलेस रडार में आकर रुकी। वही अपने रूम की बालकनी में खड़ी अनन्या ने जैसे ही ऋषभ की कार की आवाज सुनी उसने तुरंत अपने फोन से ऋषभ को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। ऋषभ जैसे ही कुंदरा पैलेस में एंटर हुआ तभी उसका फोन बजा। ऋषभ तुरंत अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन को चेक किया तो अनन्या का ही मैसेज था, जिसे पढ़कर ऋषभ धीरे से बोला, व्हाट द हेल इज गोइंग इन योर माइंड वाइफी। बोलकर वह अपना फोन वापस से पॉकेट में रखकर अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ गया।